सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा और मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच यकीन 6.0 के अंदर। सबसे पहले तो आप सभी लोगों से माफी मांगना चाहूंगा कि कल हमारी क्लास नहीं हो पाई बिकॉज मेरा कैमरा खराब हो गया था एंड नाउ इट इज कंप्लीटली फाइन। तो आज हम लोग हमारे सिलेबस को कंटिन्यू कर रहे होंगे, प्लस आपका जरा सा भी लॉस ना हो उसके लिए आई विल मेक श्योर कि इस हफ्ते मैं एक एक्स्ट्रा क्लास जरूर लूं, जिससे कि मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है प्लानर में वो चीज बिल्कुल भी डिलेड ना हो, आपका सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो और आप रिवीजन के लिए एक बेहतर टाइम, प्रैक्टिस के लिए एक बेहतर टाइम जुटा पाए। आज हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन हैं वो हैं 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक राइबोसोम, जो कि हमें टेक्निकली प्रोकैरियोटिक सेल में भी पढ़ना था इंक्लूजन बॉडीज के साथ। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये टॉपिक मैं आपको थोड़ा सा बाद में पढ़ाऊंगा जब हम यूकैरियोटिक राइबोसोम की स्टडी कर रहे होंगे। तो आज हम प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक राइबोसोम को साथ साथ देखेंगे। उसके बाद हम लोग 2 मेजर ऑर्गेनेल्स के बारे में चर्चा कर रहे होंगे जिनका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। हम अपना नाम भूल सकते हैं एक बार, पर हम ये लाइन नहीं भूल सकते कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो जाहिर सी बात है हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स के दिमाग में ये जो टैगलाइन है ये एकदम फिट हो चुकी है। आज इसी माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर, फंक्शन, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, नंबर्स, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया अगर आपको समझ में आ गया तो उसी से रिलेट करके आपको क्लोरोप्लास्ट भी बहुत इजीली समझ में आ सकता है। तो हम हमारे डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे हैं किस चीज से? राइबोसोम से। सबसे पहले उन सारी बातों को हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे जो हम राइबोसोम के बारे में पहले से जानते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में राइबोसोम का नाम अभी तक काफी बार ले लिया है। हमने ये भी जान लिया था कि राइबोसोम इज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, है ना। तो हम इसको 2 नामों से पुकार रहे थे। पहला नाम जो हमने लिया था राइबोसोम के लिए ये था यूनिवर्सल ऑर्गेनेल, यानी ये जो ऑर्गेनेल है, ये जो कंपोनेंट है सेल का, ये हर सेल में पाया जाता है। चाहे वो सेल प्रोकैरियोटिक हो, चाहे वो सेल यूकैरियोटिक हो, राइबोसोम आपका हर जगह देखने को मिलेगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो राइबोसोम है मेरे दोस्त, ये प्रोटीन बनाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा होता है। यानी अगर किसी सेल को प्रोटीन बनाने हैं, जो कि एक मैंडेटरी काम है, बनाने ही पड़ेंगे, बिना प्रोटीन सेल का काम चल ही नहीं सकता। क्योंकि हम क्या कह रहे थे कि सेल के अंदर काफी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे, सेल के अंदर काफी सारी चीजें हमेशा चलती रहती हैं। वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं किन की बदौलत हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? एंजाइम्स की वजह से हो रहे हैं। और वो एंजाइम्स क्या हैं? आपके प्रोटीन्स ही तो हैं। ज्यादातर एंजाइम्स आर योर प्रोटीन्स। 99.9% ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। आपके सेल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, अब तो आप सेल मेम्ब्रेन को भी देख चुके हो अच्छे तरीके से, अब तो आप सेल वॉल को भी देख चुके हो। सेल मेम्ब्रेन किस चीज की बनी हुई थी? आपकी प्रोटीन्स और लिपिड्स की। और अगर आप देखें सेल वॉल को, तो सेल वॉल किस चीज की बन रही थी प्लांट में? सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन। तो जाहिर सी बात है ये जो प्रोटीन है ये तो बहुत ज्यादा अबंडेंट है। सेल के अंदर भी जो कंपोनेंट्स हैं उनमें अधिकतर कंपोनेंट्स प्रोटीन के बने हुए हैं। आपको जान करके हैरानी होगी कि आफ्टर वाटर सेल के अंदर सबसे ज्यादा जो चीज पाई जाती है, जिस चीज की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन है, दैट इज प्रोटीन्स। तो जाहिर सी बात है इन प्रोटीन्स का बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इन प्रोटीन्स के बनने के प्रोसेस को आपका पेसअप कौन करता है? आपका ये प्रोटीन्स बनते किसकी वजह से है? राइबोसोम्स की वजह से। इसीलिए इन राइबोसोम्स को हम लोग क्या कह रहे थे? हम लोग इनको प्रोटीन फैक्ट्री भी कह रहे थे। हम लोग इनको क्या कह रहे थे? प्रोटीन फैक्ट्री भी कह रहे थे। देन एक और नया नाम जो कि हम यहां पर राइबोसोम को दे रहे होंगे, वो नया नाम है पैलेड पार्टिकल्स, है ना। तो हम इनको क्या बोल रहे हैं? यूनिवर्सल ऑर्गेनेल बोल रहे हैं। हम यहां पर इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोल रहे हैं। इसके साथ हम एक और नाम यहां पर दे सकते हैं जो कि है पैलेड पार्टिकल्स। पैलेड पार्टिकल्स इन्हें क्यों कहा गया? बायोलॉजी में साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। आपने लास्ट लेक्चर में ही देखा था एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ते हुए, जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा? इसके डिस्कवरर की वजह से। उनका नाम था कैमिलो गोल्जी, है ना। तो उनके नाम से गोल्जी उठाया और गोल्जी बॉडी को नाम दे दिया गया। सिमिलरली अगर राइबोसोम को हम लोग पैलेड पार्टिकल बोलते हैं तो ये हम क्यों बोलते हैं?
हम इन्हें पैलेट पार्टिकल इसीलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम के जो डिस्कवरर थे उनका नाम मिस्टर जॉर्ज पैलेड था। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि राइबोसोम्स वर डिस्कवर्ड बाय सर जॉर्ज पैलेड इन 1953, 1953 के आसपास। और ये डेट आपसे काफी कुछ कहना चाह रही है, 1953। अब ये डेट कौन सी सालों के बीच में आ रही है? 1950 और 1960 के बीच। 1950s में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी बहुत ज्यादा प्रचंड हो चुकी थी। देयर वर अ लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स जो कि हुए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में 1950 से 1960 के बीच। ये एनसीईआरटी की ही लाइन है जो इस चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसीलिए सन 1950 के बाद सेल की माइन्यूट डिटेल्स को भी हम लोग पहचान पा रहे थे। सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर भी हम लोग प्रॉपर्ली तभी बता पाए थे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में एडवांसमेंट्स हो चुकी थी। और यहां पर ये जो राइबोसोम है ये आपके सेल का सबसे छोटा कंपोनेंट आप मान सकते हैं। ये बहुत ही छोटा है साइज में। अगर आप प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का साइज देखेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि एक सेल से भी 1000 गुना छोटा होता है आपके राइबोसोम का साइज। अगर आप देखेंगे साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो आपको यह साइज कितना देखने को मिलेगा? यह आपको देखने को मिलेगा 15 से 20 नैनोमीटर के आसपास। भैया हमारे जो सेल थे, इनफैक्ट प्रोकैरियोटिक सेल थे, उनका जनरल साइज क्या था? एक टिपिकल बैक्टीरियम का साइज क्या था? 1 से 2 माइक्रोमीटर। उस 1 से 2 माइक्रोमीटर के बैक्टीरिया के अंदर भी हजारों राइबोसोम्स आप फिल कर सकते हो। इतने छोटे होते हैं राइबोसोम। क्योंकि अगर आप माइक्रोमीटर देखो तो व्हाट इज माइक्रोमीटर? अगर आप यहां पर माइक्रोमीटर देखेंगे तो माइक्रोमीटर क्या होता है आपका? 10⁻⁻⁻6 मीटर। और यहां पर अगर आप नैनोमीटर देखेंगे तो व्हाट इज नैनोमीटर? नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻9 मीटर। यानी इन दोनों के बीच में कितना फर्क है दोस्त? 1000 गुना का फर्क है। 3 जीरो का फर्क आ रहा है ना, 1000 गुना का फर्क है। यानी एक जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक सेल से भी लगभग 1000 गुना छोटा है। इतना छोटा होता है आपका राइबोसोम। तो इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स, जो कि आप यहां पर लिख सकते हो, है ना। तो वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स ये आपको देखने को मिलती है राइबोसोम, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल्स। सॉरी, यूनिवर्सल ऑर्गेनेल इसे किस लिए कहा जाता है यह भी हम लोग जानते हैं। किसी भी प्रकार का सेल हो उसमें आपका राइबोसोम पाया ही पाया जाएगा। इसमें कोई भी आपको शंका नहीं होनी चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं वेदर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल whether prokaryotic or eukaryotic cell, the ribosome is present in all, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या आपका यूकैरियोटिक सेल हो, राइबोसोम आपका हर सेल में पाया जा रहा होता है। यहां पर आपको यह बात अच्छे से पता है बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल ऑर्गेनेल। तो जाहिर सी बात है आपका हर सेल के अंदर राइबोसोम पाया जाएगा। तो सर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यह है कि प्रोकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें और यूकैरियोटिक सेल की अगर आप बात करें तो राइबोसोम के टाइप्स आपके डिफरेंट होंगे। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम जो आपको देखने को मिलेंगे। यहां पर देखिए, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को आप कह रहे होते हैं 70S राइबोसोम, और ये जो आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम है इसको आप कह रहे होते हैं 80S राइबोसोम। पर ये इंफॉर्मेशन कंप्लीटली करेक्ट नहीं है। अगर आप देखें प्रोकैरियोटिक सेल में तो आपके छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं जिनको 70S राइबोसोम कहा जाता है, यह बात सही है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर 80S राइबोसोम पाया जाता है। कहां? ER के साथ, जो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा था। लेकिन आज हम जो दोनों टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनके अंदर आपका 70S राइबोसोम पाया जा रहा होता है, जो कि आपका कैसा है?
आपका बैक्टीरियल राइबोसोम जैसा है। यानी अगर कोई आपसे बोले कि प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा राइबोसोम पाया जाता है, द आंसर इज 70s, एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई आपसे पूछे कि यूकैरियोट्स के अंदर कैसे राइबोसोम पाए जाते हैं, आपका उत्तर होगा 70s भी पाया जाता है, 80s भी पाया जाता है, दोनों की दोनों चीजें यहां पर करेक्ट हो जाएंगी। 80s पाया जाता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना रहा होता है, या आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। 70s माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए हम लोग राइबोसोम को पहले पढ़ रहे हैं। आप जब राइबोसोम को पढ़ चुके होंगे तभी आप माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को भी बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब ये जो 70s और 80s राइबोसोम है ना, इनके भी दो दो सब यूनिट्स होती हैं, एक बड़ी सब यूनिट, एक छोटी सब यूनिट। तो हर राइबोसोम दो यूनिट से मिलकर बना होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है, एक बड़ा पार्ट है, एक छोटा पार्ट है, करेक्ट। अब आपको इसको याद करने की एक सिंपल सी ट्रिक देता हूं। यहां पर आपका 7 जो है, इट्स एन ऑड नंबर, 7 एक ऑड नंबर है, तो ये दो सब यूनिट से मिलकर के बना होगा, और ये दोनों की दोनों आपकी ऑड होंगी। ये आपका बना होगा 50s सब यूनिट से, और ये आपका बना होगा 30s सब यूनिट से। अगर आप देखें तो 5 और 3 दोनों की दोनों आपकी ऑड सब यूनिट्स कहलाती हैं। यहां पर अगर आप 80s को देखें तो 80s में 8 इज एन इवन नंबर, तो जाहिर सी बात है यहां पर दोनों सब यूनिट्स जो होंगी ये आपकी इवन नंबर में ही होंगी। यानी यहां पर आपकी पहली सब यूनिट होगी बड़ी वाली 60s, ये भी आपका इवन है 6, और दूसरी सब यूनिट होगी 40s, ये भी आपका इवन है 4। तो यहां पर आपका ऑड नंबर जो है राइबोसोम, ये ऑड सब यूनिट से मिलकर बना होगा। इवन नंबर जो है आपका राइबोसोम का, ये इवन सब यूनिट से मिलकर बना होगा। ये वाला 70s भी ऐसा ही होगा, 50s प्लस 30s। अब एक सवाल जो बच्चों के मन में हमेशा से आता है, जब हमने बायोलॉजी पढ़ना शुरू किया तब से ही बच्चों के मन में यह सवाल आता है कि इनका गणित जो है सही क्यों नहीं बैठ रहा। 50 प्लस 30 80 होना चाहिए, 70 क्यों है, 60 प्लस 40 100 होना चाहिए, 80 क्यों है। यह सवाल लगभग हर बायोलॉजी स्टूडेंट के मन में आता ही आता है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन बहुत कम जगह पर गिवन है। लेट मी गिव यू द मोस्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस फंडा कि यह ऐसा हुआ क्यों। समझिए, आपके सामने है एक टेस्ट ट्यूब, समझिए आपके सामने है एक टेस्ट ट्यूब, राइट, आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है। अगर आपके सामने एक टेस्ट ट्यूब है और आपने इसमें डाल दिया है लेट से 70s राइबोसोम, अलग अलग करके सब यूनिट्स बना करके, तो 70s राइबोसोम की यूनिट्स क्या बनेंगी, आपकी 50s और आपकी 30s, है ना, ये हमें पता है। तो आपकी इस टेस्ट ट्यूब में नीचे कौन सी चीज होगी, जो भारी होगी। हमेशा यही होता है भाई, ग्रेविटी किसको नीचे खींचेगी। अगर आपके इस टेस्ट ट्यूब में काफी सारा आपने सामान डाला हुआ है तो कौन सी चीज को ग्रेविटी ज्यादा खींचेगी, आप उसको ज्यादा नीचे खींच पा रहे होंगे जो भारी सामान है। जो हल्का सामान है वो ऊपर फ्लोट करता है, ये सबको पता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो 30s सब यूनिट आपकी यहां पर आ रही है, 30s सब यूनिट आपकी यहां पर आ रही है ना, ये आपकी 30s सब यूनिट यहां पर आई। अगर आप देखें तो 50s सब यूनिट आपकी यहां पर आ रही है, 50s सब यूनिट आपकी यहां पर आ रही है। अब साइंटिस्ट ने देखा कि अगर यहां पर 30s सब यूनिट आ रही है इस लेवल पे, है ना, हल्की है तो ऊपर है, और 50s सब यूनिट आ रही है इस लेवल पे, भारी है तो नीचे है, तो इनको लगा कि 80s, इन दोनों का सम जो है वो यहां कहीं पर आना चाहिए, है ना, इनको लगा 80s जो है इनका सम वो यहां कहीं पर आना चाहिए। लेकिन ये चौंक गए जब इन्हें पता लगा कि इस जगह पर कोई बैंड बना ही नहीं है, इस जगह पर कोई बैंड आपका बना ही नहीं है। एक्चुअल में जब ये दोनों सब यूनिट्स साथ जुड़ जाती हैं तो इनका बैंड 80s पे ना बनके थोड़ा सा ऊपर बनता है, आपका 70s पे बनता है, 70s के लेवल के आसपास बनता है। तो यहां पे आप गणित नहीं लगा रहे, आप यहां पर डायरेक्ट मैथ नहीं लगा रहे, आप ये देख रहे हैं कि इनकी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोजीशन क्या होगी, डेंसिटी के हिसाब से इनकी पोजीशन यहां पर क्या आपको देखने को मिलेगी, ये सबसे ज्यादा जरूरी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बचपन में एक कहावत जरूर सुनी होगी या ये फिल्म जरूर देखी होगी, 1 और 1 11। उस फिल्म में 2 हीरो थे, तो ऐसा कहा जाता था कि 1 और 1 मिलकर 11 हो चुके हैं, यानी अब इन दोनों की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर ये हीरो 1 है तो ये 1 का ही काम कर पा रहा है,
ये दूसरा हीरो है, ये जब अकेला है तो एक का ही काम कर पा रहा है, लेकिन ये दोनों जब मिल जाते हैं, इनके आइडियाज जब मिल जाते हैं तो ये 11 हो जाते हैं, यानी होना चाहिए इन्हें टेक्निकली 2, लेकिन ये 11 बन चुके हैं, है ना। बहुत ज्यादा काम ये कर पा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो जा रहे हैं जब ये एक दूसरे के साथ हैं तब। यहां पर उल्टा है, एक्चुअल में 30s और 50s मिलके होना चाहिए 80s, लेकिन जब ये साथ मिल जाते हैं तो इनकी डेंसिटी बढ़ने की बजाय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये बैंड बनाते हैं 70s के आसपास। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा होता है, एक बैंड देखने को मिल रहा होता है 70s पे, ना कि आपको 80s पे बैंड देखने को मिल रहा होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यहां बैंड नहीं मिला, यहां बैंड मिला। सिमिलरली आप इनके नाम अगर चेंज करना चाहें तो आप नाम चेंज कर सकते हैं। लेट्स से जब आप यहां पर 40s लेकर आते हैं सब यूनिट, आप यहां पर 60s लेके आते हैं सब यूनिट, तो 100 के आसपास बैंड बनना चाहिए था, उनका वजन ज्यादा हो जाना चाहिए था, लेकिन उनका जो आपका बेसिकली डेंसिटी का मेजर है वो आपका अटका कहां पर, 80s के आसपास। दिस इज द रियल रीजन। तो ये जो S है इसको क्या कहा जाता है, ये जो S है इसको क्या कहा जाता है, इसको इसीलिए कहा जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। कौन सी चीज कितनी ज्यादा सेडिमेंट हो पा रही है उसे सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है। सेडिमेंटेशन क्या है, आपने एक ग्लास लिया कांच का, उसमें पानी भरा और उसमें मिट्टी डाल दी और उस मिट्टी को मिला दिया और आपने ग्लास को अपने टेबल पे रख लिया, 15 मिनट के लिए छोड़ा तो आपने देखा सारी मिट्टी नीचे जमा हो चुकी है, साफ पानी आपका ऊपर ही रह गया। दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ सॉइल इज सेडिमेंटेशन। कोई भी चीज जब आपकी नीचे जमा हो जाए अपने भारी वजन की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। यहां पर भी सेडिमेंटेशन हो रही है। नीचे कौन बैठ रहा है सॉल्यूशन में, आपके राइबोसोम की सब यूनिट्स नीचे बैठ रही हैं अपने अपने वजन के हिसाब से। जो हल्की है वो ऊपर रह गई, जो भारी है वो नीचे आ गई। हमने देखा कि जब ये दोनों सब यूनिट्स अलग अलग थी तो 30 वाली ने 30 वाली की जगह पर ही बैंड बनाया, 50 वाली ने 50 वाली की जगह पर ही बैंड बनाया, लेकिन जब इन दोनों को जोड़ दिया गया तो टोटल जो आना चाहिए था 80 पे बैंड ना बन के आपका 70 पे बैंड बना, 70s पे बैंड बना। इसीलिए आपकी मैथमेटिक्स में गड़बड़ी आती है, क्योंकि इनको आपको डायरेक्टली जोड़ना नहीं होता, आपको यह समझना होता है कि इनकी ओवरऑल डेंसिटी किस हिसाब से इंपैक्ट होगी। तो जब ये साथ में जुड़ते हैं तो इनकी डेंसिटी हैम्पर होती है और कंपैरेटिवली अपने रियल सम से थोड़ी सी कम ही आती है। ये आपको यहां पर समझना है। इस टेस्ट ट्यूब में देखा गया और तब इनके सम को हम लोगों ने कैलकुलेट किया, निकाला। ये आपको देखने को मिलता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। इस S को हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, स्वेदबर्ग यूनिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेदबर्ग यूनिट भी बोलते हैं। जैसे हर चीज के पीछे कुछ यूनिट लगती है, 5 kg टमाटोज, तो kg इज अ यूनिट। सिमिलरली आप नंबर्स के आगे यूनिट लगा रहे हो, S, इसको स्वेदबर्ग यूनिट कहा जा रहा होता है। ये आपका राइबोसोम का एक्चुअल लॉजिक है कि इन्हें आप प्लस करते हैं तो ओवरऑल इनका सम कम क्यों आ रहा होता है। अब मुझे बताइए कि राइबोसोम जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, गोल मटोल होता होगा। जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना रहे थे तो हमने देखा कि इफ दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो हमने कहा कि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे आपके राइबोसोम्स गोल मटोल आपके क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो हमने ऐसा गोल मटोल सा स्ट्रक्चर बनाया, है ना। तो ये आपका दाने दाने जैसा स्ट्रक्चर है जो इसे रफनेस प्रोवाइड कर रहा था, तभी हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे थे जहां राइबोसोम प्रेजेंट है। तो ये दानेदार दरदरा सा स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, राइट। ग्रेन जैसा स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहते हैं ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर। स्मॉल इसका साइज है काफी, है ना। तो ये आपका क्या है, स्मॉल साइज्ड ग्रैनुलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, राइबोसोम कह रहे हैं। ठीक है। जब हमने इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की मदद से देखा 1953, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है राइबोसोम को देखने में। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने देखा डेंस ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स, गोल मटोल आपके ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सेल के अंदर पाए जा रहे हैं, जिनको हम लोग क्या कह रहे हैं, राइबोसोम कह रहे हैं। तो इन्हें यूनिवर्सल ऑर्गेनेल क्यों कहा, हमने देखा प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के अंदर प्रेजेंट है। इनको हमने
पैलेड पार्टिकल क्यों कहा ये हमने देखा, क्योंकि जॉर्ज पैलेड नाम के साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी करी थी। प्रोटीन फैक्ट्री हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, यहां पर ये जो छोटी सब यूनिट है राइबोसोम की और बड़ी सब यूनिट है ये जुड़ करके क्या बनाती हैं, आपका प्रोटीन बनाना स्टार्ट कर रही होती हैं। तो ये है आपका एक राइबोसोम, ये है आपका एक राइबोसोम, ये इसकी बड़ी सब यूनिट है, ये इसकी छोटी सब यूनिट है, राइट। ये है आपका राइबोसोम, ये क्या हो गया लार्ज सब यूनिट, ये क्या हो गई आपकी लार्ज सब यूनिट, ये क्या हो गई आपकी स्मॉल सब यूनिट, ये हो गई आपकी स्मॉल सब यूनिट। ये आपको देखने को मिल रही हैं बड़ी सब यूनिट और छोटी सब यूनिट। ये जो सब यूनिट्स हैं ये इकट्ठी हो जाती हैं, है ना, बड़ी और छोटी, और एक कंप्लीट राइबोसोम तैयार कर लेती हैं। और ये राइबोसोम किस पे बाइंड कर जाता है, आपका आरएनए पे, क्योंकि आपको अच्छे तरीके से पता है डीएनए पहले आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी अगर ये हमारा डीएनए है, अगर ये हमारा डीएनए है तो इस डीएनए से पहले क्या बनेगा मेरे भाई, इस डीएनए से पहले क्या बन रहा होगा, इस डीएनए से बन रहा होगा हमारा आरएनए, राइट। और ये जो आरएनए है या एमआरएनए है या मैसेंजर आरएनए है, इससे बन रहा होगा प्रोटीन। तो इससे प्रोटीन बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस आरएनए के ऊपर काफी सारे आपको राइबोसोम्स बैठा देने हैं, तब जाके इस आरएनए से क्या बन पाएगा, प्रोटीन बन पाएगा। तो इस आरएनए के ऊपर आपने लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैठाई, ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैठाई, ये लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैठाई, ये स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैठाई, लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैठाई, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम बैठाई। एंड ये जो आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, ये जो आपका स्ट्रक्चर तैयार हुआ है जिसमें एमआरएनए है और आपके काफी सारे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉलीसोम्स। पॉली मतलब बहुत सारे, सोम्स सोमा मतलब बॉडी, तो पॉलीसोम्स आपको यहां पर देखने को मिले, या फिर आपको यहां पर इन्हें बोलता हुआ आप देख रहे होंगे क्या, पॉली राइबोसोम। बहुत सारे राइबोसोम जुड़ चुके हैं एमआरएनए से, और जब ये बहुत सारे राइबोसोम जुड़ जाएंगे एमआरएनए से, तब जाके आपका एंड में क्या बन जाएगा, तब जाके एंड में आपका बन जाएगा प्रोटीन। इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री कहा गया, राइट। क्योंकि यहां पर डीएनए से आरएनए तैयार होता है पहले, और आरएनए से प्रोटीन बनाने वाली जो प्रक्रिया है जिसको हम ट्रांसलेशन प्रोसेस कहते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन अदा कर रहा होता है, राइबोसोम्स। अगर ये आकर के नहीं बैठेंगे आरएनए के ऊपर तो आपका प्रोटीन नहीं बन पाएगा, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। ये अब राइबोसोम जो है ये बनते किस चीज के हैं, बहुत सिंपल तरीके से आपको याद रखना है, ये खुद भी प्रोटीन के ही बने हुए होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि राइबोसोम बना किस चीज का है भैया, तो ये राइबोसोम खुद किस चीज का बना है, इट इज consisted of what? It is consisted of protein plus rRNA। rRNA का क्या मतलब हुआ, rRNA का मतलब हुआ राइबोसोमल आरएनए, यानी ऐसा आरएनए जो राइबोसोम बनाता है। तो नाम से ही पता लग रहा है, नाम ही है राइबोसोमल आरएनए, तो जाहिर सी बात है राइबोसोम बनाएगा। तो राइबोसोम बनाने वाला आरएनए और कुछ प्रोटीन्स, ये मिलकर आपका क्या तैयार करते हैं, राइबोसोम का कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये आरआरएनए और प्रोटीन्स का मिल करके बना हुआ होता है। ये जो स्ट्रक्चर है किसका बना हुआ है, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स का मिल करके बना हुआ होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो ये हमने देखा राइबोसोम के बारे में, यानी 3 लाइन अगर आप पढ़ोगे और इनकी डेप्थ में जाते जाओगे तो आपको इस कॉन्सेप्ट को याद ही नहीं रखना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जो हमने यहां लिखाए हैं, इसी से हमने सारी बातें डेराइव करी हैं। यूनिवर्सल ऑर्गेनेल है क्योंकि दुनिया के हर सेल में पाया जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेनलेस है। भाई अगर प्रोकैरियोट में पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इस पे मेम्ब्रेन तो पाई नहीं जा सकती, तो ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, करेक्ट। बहुत छोटा स्ट्रक्चर है, 15 से 20 नैनोमीटर ही इसका साइज देखने को मिलता है। प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बनाते हैं जो कि एमआरएनए से प्रोटीन बनाने में मदद कर रहे होते हैं। देन पैलेट पार्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि जॉर्ज पैलेट साहब ने 1953 में इनकी डिस्कवरी करी। 1953 मतलब 1950s की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की एडवांसमेंट्स के बाद ही
आप राइबोसोम को देख पाए, जो कि बहुत लाजमी सी बात है। इतना छोटा स्ट्रक्चर है, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है, इसको आप बिना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के देख ही नहीं सकते थे। इसीलिए बहुत इजीली आपको ये बात समझ में आती है कि क्यों इसकी डिस्कवरी 1950s में हुई होगी। ये बहुत ही लॉजिकल बात है, राइट। ये आपको यहां पर देखने को मिलती है चीज। एक और पॉइंट अगर आप यहां पर लिखना चाहें मेम्ब्रेनलेस वाला, तो आप वो भी लिख सकते हैं, इट इज मेम्ब्रेनलेस। दो चीजें हमने मेम्ब्रेनलेस देखी थी, आपका राइबोसोम और हम लोगों ने क्या देखा था, सेंट्रोसोम, है ना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कल के लेक्चर में। सेंट्रियोल सेंट्रोसोम भी मेम्ब्रेनलेस थे और यहां पर राइबोसोम भी आपका क्या था, मेम्ब्रेनलेस था। लेट्स गेट इनटू एनसीईआरटी और समझने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी मैया में क्या लिखा हुआ है। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर है, यानी गोल मटोल दानेदार स्ट्रक्चर है, जो कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर देखे गए, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की डिस्कवरी के बाद ही राइबोसोम पहचान में आए थे, यानी 1950s में ही ये देखे गए थे जॉर्ज पैलेड साहब द्वारा, इसीलिए इन्हें पैलेड पार्टिकल भी हम लोग कह रहे थे। बनते किस चीज के हैं, आरआरएनए, है ना, और प्रोटीन्स। तो यहां पर राइबोसोमल आरएनए आप लिख सकते हो और प्रोटीन्स, इनके ये बनते हैं, कोई इनके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, दे आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, इसीलिए इन्हें यूनिवर्सल ऑर्गेनेल भी कहा जाता है। यूकैरियोट के अंदर राइबोसोम 80s होते हैं, है ना, और आपका 70s भी हो सकते हैं, आपका किसमें, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहां पर अगर आप देखें तो 80s में सब यूनिट क्या होंगी, इवन नंबर वाली 60s और 40s, और 70s में सब यूनिट्स कौन सी होंगी, 50s और 30s, ऑड नंबर वाली। स्वेदबर्ग यूनिट जो है एस को कहा जाता है, या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहा जाता है, जो कि किसका मेजर है, डेंसिटी का और साइज का। यानी यूकैरियोट के राइबोसोम का साइज ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसीलिए वो ज्यादा नीचे आपको किसी भी टेस्ट ट्यूब में मिल रहा होगा। यहां पर अगर आप देखें तो आपको टेस्ट ट्यूब में ज्यादा नीचे कौन मिल रहा होगा, 80s राइबोसोम या 70s राइबोसोम, 80s आपको नीचे मिल रहा होगा। क्यों, बिकॉज इट हैज मोर डेंसिटी और साइज। तो इट इज अ मेजर ऑफ डेंसिटी और साइज। जिसकी डेंसिटी जितनी ज्यादा वो ज्यादा नीचे पाया जाएगा, जिसका साइज जितना ज्यादा, जो जितना बड़ा होगा वो उतना नीचे पाया जाएगा। 30s से बड़ा है 50s, यस, इन दोनों को मिला दो तो 70s बनेगा, जो कि और बड़ा है तो ये और नीचे पाया जा रहा है। 40s अगर आप देखोगे कहां मिलेगा, 30 से भारी है 40, 50 से हल्का है, क्या बीच में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 60s सब यूनिट क्या है, 50 से भारी है 70 से हल्की है, 60s यहां मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, और 80s आपकी 70 से नीचे मिल ही रही है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि कौन कितना भारी है, किसका कितना साइज है, उस हिसाब से आपको ये सारी चीजें देखने को मिल रही होंगी। तो डेंसिटी यहां पर आपको पता लगती है, जितनी भी राइबोसोमल सब यूनिट्स की हैं और उनके कॉम्बिनेशन की डेंसिटीज आपको पता लग रही होती हैं इस टेस्ट ट्यूब के अंदर, राइट। यहां पर आपका पूरा का पूरा डेंसिटी ग्रेडियंट तैयार हो रखा है। कुछ सवाल देखने की कोशिश करते हैं आपके राइबोसोम के, फटाफट देखते हैं कि कौन सा सवाल आपको पूछा गया है। इन 70s एंड 80s राइबोसोम, S स्टैंड्स फॉर, S को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कहते हैं, और यूनिट का अगर आप नाम पूछें देन इट इज कॉल्ड एज स्वेदबर्ग यूनिट। तो यहां पर क्या है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एंड कॉल्ड एज स्वेदबर्ग यूनिट, पहला ही सही मिल गया। सेडिमेंटेशन रेट नहीं है, कोफिशिएंट है। स्वेदबर्ग कोफिशिएंट नहीं है, स्वेदबर्ग यूनिट है। स्वेदबर्ग यूनिट एंड सेडिमेंटेशन रेट नहीं है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन था यही आपका सबसे सही ऑप्शन है, और बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल रहे होते हैं फ्रॉम दिस टॉपिक। तो थोड़ा सा अब हम आगे बढ़ जाते हैं और मेन चर्चा शुरू करते हैं हमारे पावर हाउस ऑफ द सेल के बारे में, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम काफी छोटा टॉपिक था, माइटोकॉन्ड्रिया कंपैरेटिवली काफी बड़ा और काफी अच्छा टॉपिक है। तो इसको आपको आराम आराम से समझना है और बढ़िया तरीके से इसको इम्बाइब करते हुए चलना है। इसकी काफी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूंगा, उसको आपको समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, थ्योरी की बातें होती रहेंगी। लेट्स मेक अ स्ट्रक्चर एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि माइटोकॉन्ड्रिया आपका दिखता कैसा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आपका थोड़ा सा सिलेंड्रिकल सा दिखता है, यानी एकदम राउंड ना होकर के ये एक साइड से थोड़ा सा पतला और लंबा होगा, तो हमने इसको थोड़ा खींच दिया है।
दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट याद रखेगा, इनमें दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं, तो ये क्या है आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अंदर अगर आप देखोगे तो अंदर क्या पाई जाएगी, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ना थोड़ी सी इनफोल्डेड होती है, अंदर की साइड क्या होती है, फोल्डेड होती है, जिससे अपना सरफेस एरिया बढ़ा सके। तो यहां पर आपका बहुत ही ज्यादा सरफेस एरिया कंटेन करने वाली क्या पाई जा रही होगी, आपकी इनर मेम्ब्रेन पाई जा रही होगी। इसे आप प्यार से क्या बोलेंगे, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। और यहां पर ये जो इनफोल्डिंग्स हैं, जो मेम्ब्रेन आपको अंदर की साइड फोल्ड होती हुई दिखाई देगी, ये आपकी क्या है, इसे आप क्रिस्टा बोलते हैं, इसे आप क्रिस्टा बोलते हैं। तो इफ यू वांट टू हाईलाइट दिस विथ सम अदर कलर देन यू कैन। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रही है। यहां आपको इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रही है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में काफी सारा स्पेस है मेरे भाई। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो स्पेस है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का, ये आपको दिखाई दे रहा है। इसको आप क्या कहते हैं, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को आप लॉजिकली क्या बोल रहे होंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस यानी इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसको आप कह रहे होंगे। इंटर यानी बीच का, किसके बीच का, दो मेम्ब्रेन के बीच का, तो इंटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस आप इसे कह रहे होंगे, बिल्कुल कह रहे होंगे। ये आपका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है जो यहां पर आपको देखने को मिला। ये जो इनफोल्डिंग है आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन की, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टा कहते हैं, इसे हम क्रिस्टा कहते हैं। क्रिस्टा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आपका सेंटर पे पार्ट है, जैसे सेल में आपका साइटोप्लाज्म होता है, वैसे इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर का जितना भी एक काला काला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कह रहे होंगे, इसको हम कह रहे होंगे माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स, है ना। इसमें आपका सामान भरा हुआ होता है, इसी में आपके ज्यादातर रिएक्शंस होते हैं। जैसे सेल के ज्यादातर रिएक्शंस कहां होते हैं, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म को हम क्या कह रहे थे, मेन एरिना ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटीज। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया के जो काम हो रहे होंगे, महत्वपूर्ण काम, वो आपके कहां हो रहे होंगे, मैट्रिक्स में। तो ये क्या है, होमोजिनस है ना, एक जैसा इसमें सामान भरा हुआ होता है, होमोजिनस मैट्रिक्स इसे कहा जाता है ना। बहुत ही यूनिफॉर्म आपको ये देखने को मिलता है, बहुत अच्छे तरीके से इसमें सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब इसमें प्रेजेंट होता क्या क्या है वो देखने की कोशिश करिए। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम साथ क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज बोथ ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर सेमी ऑटोनॉमस इन नेचर। नाम को तोड़िए, सेमी मतलब आधा। जैसे अगर आप सर्कल की बात करें तो एक पूरा सर्कल है, उसका अगर आप आधा पार्ट काटें तो इट इज कॉल्ड एज सेमी सर्कल। तो सेमी का मतलब होता है हाफ यानी आधा। तो सेमी ऑटोनॉमस, ऑटोनॉमस का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी माइटोकॉन्ड्रिया अपने आधे फंक्शंस खुद कर सकता है और बचे हुए आधे फंक्शंस के लिए इसको इजाजत लेनी होगी, इसको बेसिकली हेल्प लेनी होगी अपने पापा की। और सेल का पापा कौन है, न्यूक्लियस। सेल में जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको कंट्रोल करने का काम किसका है, न्यूक्लियस का है। इट इज कॉल्ड एज ब्रेन ऑफ सेल। तो यहां पर 50% काम, 50% प्रोटीन अपने खुद के कौन बना रहा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया खुद बना रहा होता है। लेकिन बचे हुए 50% प्रोटीन्स के लिए इसको डिपेंड करना पड़ रहा होता है किस पे, आपका न्यूक्लियस पे। अगर ये प्रोटीन बना रहा है तो इसके पास सारी की सारी चीजें होनी चाहिए प्रोटीन बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड है आपका प्रोटीन बनाने के लिए, भैया डीएनए। भाई डीएनए ही नहीं होगा तो आरएनए कैसे बनाओगे, फिर प्रोटीन कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले तो क्या चाहिए, डीएनए चाहिए। तो इसका डीएनए भी कैसा होता है, आपका बैक्टीरिया जैसा होता है। यहां आपको डीएनए देखने को मिला। अगर यहां पर आपको डीएनए देखने को मिल गया तो बहुत जाहिर सी बात है कि ये डीएनए सबसे पहले अपने आप को किस में कन्वर्ट करेगा, आरएनए में। उसके बाद ही तो आपका क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये आपका आरएनए में भी खुद को कन्वर्ट कर रहा होगा। तो कुछ पीसेस ऑफ आरएनए भी यहां पर देखने को मिलेंगे।
अब ये आरएनए अगर प्रोटीन में कन्वर्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है यहां पर राइबोसोम भी पाए जा रहे होंगे, और ये कैसे राइबोसोम थे? 70S राइबोसोम थे। ये 70S राइबोसोम थे जो यहां पर पाए जा रहे होंगे, और इन राइबोसोम्स की मदद से आपका क्या बन रहा होगा? आपका प्रोटीन बन रहा होगा, आपका प्रोटीन बन रहा होगा। यहां पर आपका क्या बना मेरे भाई? आपका प्रोटीन बना। तो माइटोकॉन्ड्रिया अपने खुद के भी प्रोटीन्स तैयार कर सकते हैं, इनके पास पूरी मशीनरी है। डीएनए भी खुद का है, डीएनए से आरएनए भी बना सकते हैं, आरएनए पे राइबोसोम जुड़ जाएंगे, पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम बन जाएगा जो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था अभी आज के लेक्चर में, और फिर आपका प्रोटीन तैयार हो सकता है। इसीलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोला। इसके पास खुद का डीएनए भी है, इसके पास खुद का आरएनए भी है, ये अपने खुद के प्रोटीन्स भी बना सकता है, ये अपने खुद के 70S राइबोसोम्स भी लेकर के बैठा है। दैट्स वाई इसे हम लोगों ने सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल बोल दिया है। यह है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का एकदम जनरल बेसिक सा स्ट्रक्चर। अब मेरे दोस्त यहां पर आपको कुछ चीजें और समझनी है। अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, तो जाहिर सी बात है इन दोनों मेम्ब्रेन्स में कुछ तो फर्क होगा, बिल्कुल फर्क है। कभी भी आपको दो मेम्ब्रेन्स दिखाई दे जाएं किसी भी ऑर्गेनेल में, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आउटर मेम्ब्रेन आपकी ज्यादा परमिएबल होगी, और इसके लिए हमें एक बेसिक सा एग्जांपल याद रखना है। समझ लीजिए आपने आज बिरयानी ऑर्डर करी घर पे, वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी, जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं, आपने बिरयानी ऑर्डर करी। अब वो बिरयानी वाले भैया आपके घर की डोरबेल बजाएंगे और आपको बिरयानी देंगे, या फिर घर में आकर के ये बोलेंगे कि भैया मुझे अपनी तिजोरी भी दिखा दो, भैया मुझे अपना फ्रिज भी खोल करके दिखा दो, अपना स्टडी रूम भी दिखा दो, अपने कंप्यूटर का सीपीयू भी मुझे पेचकस से खोल के दिखा दो। दिस इज नॉट ट्रू, राइट? वो आपको बिरयानी देंगे, आप उन्हें पानी वानी पिलाएंगे, वो चले जाएंगे, सिंपल सी ये बात है। यानी कोई आपके घर के आउटर लेयर तक तो पहुंच सकता है, वो इजी है कि कोई भी आकर के आपकी डोरबेल बजा दे, ये बहुत आसान है। बीच में हमारे साथ भी हुआ था जब काफी सारे सोसाइटी के बच्चों ने ये थोड़ा सा नया एक इनिशिएटिव लिया था कि सबकी डोरबेल बजा बजा के भागेंगे, तो वो ब्रीच करना काफी आसान है। आउटर लेयर को क्रॉस करना इज कंपैरेटिवली वेरी इजी। लेकिन क्या वो हमारे घर के अंदर आ सकते हैं? क्या वो हमारे घर में एकदम बैठ सकते हैं, बेड के ऊपर ऐसे करके बेड को खोल करके उसके अंदर घुस सकते हैं? दिस इज नॉट राइट, है ना? ऐसा नहीं होता, अंदर आना कंपैरेटिवली ज्यादा मुश्किल होता है। तो जब भी आपको दो मेम्ब्रेन्स दिखाई दें, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की हो चाहे क्लोरोप्लास्ट की हो, हमेशा याद रखेगा कि आउटर मेम्ब्रेन आपकी मोर परमिएबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन आपकी ज्यादा परमिएबल होती है, और इनर मेम्ब्रेन आपकी लेस परमिएबल होती है। ये चीजों को सिलेक्ट कर करके ही अंदर आने देगी, अदरवाइज तो सेल में कोई भी घुस जाएगा। अगर दोनों ही मेम्ब्रेन्स परमिएबल हो गई तो कोई भी घुस जाएगा सेल के अंदर, कोई आपका चेक रहेगा ही नहीं वहां पे। इसीलिए यहां पर आपका क्या है, अंदर वाली मेम्ब्रेन लेस परमिएबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन ज्यादा परमिएबल क्यों होती है? इट कंटेन्स पोरिन्स। पोरिन्स मतलब नाम में ही है, पोर, छेद है आउटर मेम्ब्रेन में थोड़े थोड़े से, है ना? कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिन्हें पोरिन प्रोटीन्स कहा जाता है ना? ये जो आपके छेद वाले प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली क्या करते हैं? ये आपका रास्ता प्रदान करते हैं बढ़िया तरीके से चीजों के आने जाने के लिए। इसीलिए आपकी चीजें घुस सकती हैं आउटर मेम्ब्रेन से अंदर। इनर मेम्ब्रेन में ऐसे कोई पोरिन नहीं है, ये आपकी कंप्लीटली सिलेक्टिवली परमिएबल है, सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीजों को ही ये अपने अंदर आने दे रही होगी, जिससे सेल के अंदर का वातावरण दूषित ना हो जाए, कोई भी मुंह उठा करके सेल के अंदर ना चलाए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना चलाए। इसीलिए आपकी परमिएबिलिटी जो है ये भी आपकी रेगुलेटेड होती है कि किसको ज्यादा परमिएबल रखना है, किसको कम परमिएबल रखना है, ये भी सेल बहुत स्मार्टली सोचता है। अगर समझ लीजिए बाहर वाली लेयर जो है ना, इसको भी परमिएबल कर दिया, अंदर वाली को भी परमिएबल कर दिया, दिक्कत है, सारे मॉलिक्यूल्स अंदर आ जाएंगे, कोई रेगुलेशन ही नहीं रहेगी, कोई भी अंदर आ रहा है कोई भी बाहर जा रहा है। तो सेल अपने अंदर की कॉन्स्टिट्यूएंट्स को कैसे मैनेज कर पाएगा, कैसे उनकी कंसंट्रेशंस को इक्वल रख पाएगा? हमेशा नहीं रख पाएगा, फेल हो जाएगा उसमें। जैसे इक्वल रखने की कोशिश करेगा, बाहर से कोई मॉलिक्यूल आ जाएगा मुंह उठा के अंदर, तो इससे सेल की ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी बिगड़ जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया की भी ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूएंसी बिगड़ जाएगी। इसीलिए अंदर वाली मेम्ब्रेन का कम परमिएबल होना आवश्यक है, जिससे कि यहां पर एक चेक लगा रहे कि भाई कोई भी मुंह उठा करके सेल के अंदर या माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं आ सकता। क्रिस्टे जो है ये इनफोल्डिंग है। इनफोल्डिंग क्यों है? जिससे कि आपका
सरफेस एरिया बढ़ सके, जिससे आपका सरफेस एरिया क्या हो सके, माइटोकॉन्ड्रिया का, इसकी इनर मेम्ब्रेन का बढ़ सके। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एनर्जी प्रोडक्शन, इसीलिए तो हम इसे पावर हाउस कह रहे थे, है ना। ये जो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए फाइनल रिएक्शंस होते हैं ना, ये आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो जाहिर सी बात है यहां पर आपको ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए, इसीलिए अंदर वाली मेम्ब्रेन क्या होती है, इनफोल्डेड होती है। ये आपको देखने को मिल रहा होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन अलग अलग काम करते हैं, तो इनके एंजाइम्स भी अलग अलग ही होने चाहिए, ये भी हमें अच्छे तरीके से पता है, राइट। ये आपका स्ट्रक्चर है किसका, माइटोकॉन्ड्रिया का। अब आपको एक कहानी सुनाता हूं, और वो कहानी बहुत ही जरूरी है समझनी, और वो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो उसको बहुत आराम से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा, बिकॉज ये एनसीईआरटी में नहीं है। लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स पे अगर आपको ग्रिप बनानी है तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल, कि एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल बने कैसे। एक आपका बड़ा साइज का सेल था, जिसे हम दुष्ट सेल कह रहे हैं। यहां पर एक बहुत बड़े साइज का सेल था, जो कि आपका दुष्ट सेल था। तो इसे हम ऐसा बना देते हैं। ये सेल जो है मेरे भाई, यहां पर नीचे इसके दांत भी बना देते हैं, है ना, ऊपर इसके सींग भी बना देते हैं। ये जो सेल था मेरे दोस्त, ये आपका बहुत ही बेहतर होना चाहता था। ये लार्ज साइज्ड सेल जो था, ये आपका बहुत ही बेहतर होना चाहता था। ये चाहता था कि मैं अपना सारा काम खुद ही कर लूं। तो जाहिर सी बात है इसने ऐसे सेल्स को हंट करना स्टार्ट कर दिया जो कुछ कुछ नया कर रहे थे। ये अपनी टीम बिल्ड कर रहा था। यार अगर सब कुछ काम मैं ही करूंगा किसी कंपनी में, तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो मैं बिगाड़ दूंगा, बिकॉज यू कांट बी गुड एट एवरी टास्क। जाहिर सी बात है एक कंपनी अगर चल रही है तो उसमें फाइनेंस का काम कोई देख रहा होगा, ह्यूमन रिसोर्स का काम कोई देख रहा होगा, ऑपरेशन कोई देख रहा होगा, बिजनेस कोई देख रहा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर आर मेनी रोल्स, यू कांट परफॉर्म ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑन योर ओन। तो जाहिर सी बात है ये जो सेल था ये कुछ काम तो कर पा रहा था, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ये नहीं भी कर पा रहा था। इसने अपने आसपास देखा कि मुझसे अलग और मुझसे बेहतर कौन है जो काम कर रहा है, और उसकी मैं कैसे मदद कर सकता हूं। बिकॉज अगर मैं सामने वाले को कुछ नहीं दूंगा तो सामने वाला मेरे पास नहीं आएगा। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है, लेन देन वाली बात है। अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, आपको बदले में कुछ देना भी पड़ेगा। बहुत सिंपल सा यहां पर एक रूल है। इसने देखा कि मेरे आसपास कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि खाना बना रहे हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो खाना बना रहे हैं, जैसे कि आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन अलगी अपना खाना स्वयं बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो इसने देखा यार साइनोबैक्टीरिया तो अपना खाना खुद बना पा रहा है, और इन्होंने देखा कुछ आपके ऐसे बैक्टीरिया हैं जो एनर्जी खुद बना सकते हैं, है ना, जो आपके एनर्जी खुद बना सकते हैं। एरोबिक बैक्टीरिया थे जो कि आपके एनर्जी खुद बना पा रहे थे, ये आपका एटीपी खुद बना रहे थे। इन्हें अगर कोई खाने पीने की चीज दे रहा है तो एटीपी ये बना लेंगे। तो इन दोनों को भी साथ में कोलैबोरेट करने की जरूरत थी। भाई ये वाला तो खाना बना पा रहा है ना, ये वाला एटीपी बना पा रहा है। अगर ये दोनों एक दूसरे की मदद कर दें कि यार खाना तू बना के दे दे, एटीपी मैं तुझे दे दूंगा, दोनों का काम भी आधा आधा हो जाएगा, दोनों मस्त जिंदगी जिएंगे। और इस वाले ने बोला कि यार तुम दोनों आ जाओ, मैं तुम दोनों को सेफ गार्ड भी कर दूंगा, मैं तुमको रहने की अच्छी खासी जगह भी दे दूंगा, और दोनों मस्त मेरे बेटे बन के रहो, मेरे ना राम लखन बन के रहो, तुम दोनों की मैं रक्षा करूंगा अच्छे तरीके से, और सब मिलजुल के काम करेंगे और बहुत ही ज्यादा ग्रो करेंगे लाइफ में। दोनों को समझ में आ गई बात। दोनों के दोनों जो है इस बड़े सेल द्वारा एक्वायर कर लिए गए, इस बड़े सेल द्वारा एक्वायर कर लिए गए। तो एंड में रिजल्टेंट आपका क्या बना, एंड में रिजल्टेंट आपका ये बना कि ये जो आपका बड़ा सा सेल है, एंड में रिजल्टेंट ये बना कि ये जो आपका बड़ा सा सेल है, एक्चुअल में इसके पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं थी बहुत तगड़ी तगड़ी, है ना, इसके पास कोई ऑर्गेनेल्स नहीं थी, लेकिन इसने जैसे तैसे इन भोले भाले बच्चों को पटा करके इन्हें अपने सेल में बुला लिया। जैसे तैसे इन भोले भाले बच्चों को पटा करके अपने सेल के अंदर बुला लिया। तो अब ये साथ साथ रहने लगे, अब ये साथ साथ रहने लगे और साथ साथ मिलकर के अच्छे तरीके से काम करने लगे। अब एक ही सेल में सब कुछ होने लगा। अब यहां पर ये वाला जो सेल है ये भी आपका अंदर आ गया, खाना पीना बनाने लगा। ये वाला जो सेल है ये भी अंदर आने लगा,
और आपका एनर्जी बनाने लगा, और इन दोनों को रहने की जगह भी मिल गई, इसीलिए ये क्या है आपका एक आपका कॉम्प्लेक्स सेल बन गया। और इस कॉम्प्लेक्स सेल को आज हम क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल में आपकी ऑर्गेनेल्स कैसे आई? किसी किसी बैक्टीरिया को इसने उठा लिया और अपने अंदर शरण देना शुरू कर दिया। अब कैसे प्रूफ होगा कि ये पहले बैक्टीरिया ही थे? आप देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर, दोनों के अंदर ही आप देखिए यहां पर डीएनए जो है सर्कुलर है। ऐसा डीएनए क्या इस चैप्टर में आपने कहीं और बनाया था? बिल्कुल बनाया था, बैक्टीरिया में बनाया था। जब प्रोकैरियोटिक सेल हम पढ़ रहे थे तो यहां पर न्यूक्लियोइड हमने बनाया था। तो सेम वैसा सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में पाया जा रहा है। हमारे अंदर, हमारे न्यूक्लियस के अंदर तो ऐसा सर्कुलर डीएनए नहीं है, यानी कि हमारे डीएनए से अलग डीएनए है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का। तो आपको यहां पर पता लगता है पहला पॉइंट कि यहां पर सर्कुलर डीएनए है मेरे भाई, सर्कुलर डीएनए है, जो कि बताता है कि भाई इनमें प्रोकैरियोटिक गुण है, यानी ये पहले प्रोकैरियोट रहे होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो राइबोसोम थे ये 70S थे। भाई हमारे अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो राइबोसोम 80S होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70S क्यों? क्योंकि पहले बैक्टीरिया थे। बैक्टीरिया में भी, प्रोकैरियोटिक सेल में भी आपके राइबोसोम क्या होते हैं? 70S होते हैं। 70S राइबोसोम होते हैं। एक चीज, सिंस आप ड्रॉपर हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना तो पहला आपका जो इनिशिएटर कोडॉन आता है वो क्या आता है? मिथायोनिन आता है। भाई मिथायोनिन आपका एक अमीनो एसिड की तरह भी बिहेव कर सकता है ना, और इसे इनिशिएटर कोडॉन भी कहा जाता है, AUG को। तो AUG इज द इनिशिएटर कोडॉन इन यूकैरियोट्स, लेकिन प्रोकैरियोट्स में, ज्यादातर प्रोकैरियोट्स में आपका जो इनिशिएटर है वो क्या है? फॉर्माइल मिथायोनिन। तो यहां पर भी देखा गया माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में भी कि आपका फॉर्माइल मिथायोनिन इज इनिशिएटर फॉर ट्रांसलेशन। इज इनिशिएटर फॉर ट्रांसलेशन। यानी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो कि आपकी एकदम कॉमन थी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में एज वेल एज आपके बैक्टीरिया में। बैक्टीरिया आपका बाइनरी फिजन से डिवाइड करता है, 1 से 2 बैक्टीरिया बन सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका बाइनरी फिजन से डिवाइड कर सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैन ऑल्सो डिवाइड बाय फिजन, है ना। तो और चीजें आपको देखने को मिली, यार ये तो एक्चुअल में एक बैक्टीरिया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया ऑल्सो डिवाइड बाय फिजन, कि ये भी आपका क्या करता है? ये भी आपका फिजन से डिवाइड कर रहा होता है। यानी काफी सारी ऐसी सिमिलैरिटीज है जो हमें बताती हैं कि हाँ भाई आपका क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया पहले बैक्टीरिया थे, इनको एक बड़े साइज के सेल द्वारा खा लिया गया। इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं? इस थ्योरी को हम लोग प्यार से कहते हैं एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग क्या कहते हैं प्यार से? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। एंडो मतलब सेल के अंदर ले लिया है, इनसाइड ले लिया है, और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, म्यूचुअल रिलेशनशिप बना ली है किसके साथ? बैक्टीरिया के साथ, है ना। यानी आप इनको कुछ दे दो और इनसे कुछ ले लो बदले में, इसे सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे एल्गी और फंगस के बीच में रिलेशनशिप है लाइकन में, तो एल्गी क्या करता है? फंगस को खाना बना के देता है। फंगस क्या प्रदान करता है? एल्गी को रहने की जगह प्रदान करता है। तो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ कुछ कर रहे हैं, तो म्यूचुअल बेनिफिट हो गया। यहां पर एक का फायदा एक का नुकसान नहीं है, दोनों का ही फायदा है। तो यहां पर भी आपके क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया को यह फायदा हो गया कि रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई, सेफगार्ड हो रहे हैं, है ना। न्यूक्लियस इनको कंट्रोल कर रहा है तो ज्यादा प्रोटीन्स बना पा रहे होंगे। और यहां पर पूरे सेल को क्या फायदा हो गया कि खाना बनाने के लिए भी एक आदमी मिल गया और उस खाने से एनर्जी बनाने के लिए भी एक आदमी मिल गया, जिससे कि सेल ओवरऑल अच्छे तरीके से सस्टेन कर पाए। तो इसे एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी कहा जाता है, जो कि हमने यहां पर अच्छे तरीके से समझ लिया। राइट, दिस इज एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ी और बातें जो है वो समझ ली जाए, तभी और मजा आएगा। यानी हमने इसके स्ट्रक्चर को तो देख लिया है, लेकिन
हम इसकी थोड़ी और बातें कर ले जो कि जरूरी है, क्योंकि सेल के अंदर बहुत कुछ होता है। अगर आपको स्पेसिफिकली माइटोकॉन्ड्रिया को ही देखना है, देन हाउ वुड यू सी दैट? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया का साइज उतना बड़ा नहीं होता। इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी हमें लगता है कि यार ये बहुत बड़ा होगा, पर इसका साइज क्लोरोप्लास्ट के कंपैरिजन में काफी कम है। तो अगर आपने एक सेल रखा हुआ है माइक्रोस्कोप के नीचे, उसमें आप माइटोकॉन्ड्रिया को ठीक से नहीं ढूंढ पाएंगे। आपको अगर अलग से माइटोकॉन्ड्रिया देखना है तो आपको इसको स्टेन करना पड़ेगा। कुछ ऐसी डाई होती हैं, कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं। तो देयर इज वन डाई जिसका नाम है जानस ग्रीन। इस जानस ग्रीन नाम की डाई को अगर आप सेल पे डालेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन पर ही जाके बाइंड करेगी, यानी माइटोकॉन्ड्रिया आपका अलग से कलरफुल आपको दिखाई दे जाएगा। तो बाकी सारी चीजें आपको सेल की नहीं दिखाई दे रही होंगी माइक्रोस्कोप के नीचे। जानस ग्रीन डालने पे सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया पे आपका ध्यान जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखाई देता है। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक लाइन आप क्या लिख सकते हैं? टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया, टू विजुअलाइज माइटोकॉन्ड्रिया under microscope, to visualize mitochondria under microscope, we need to specifically stain it with dye called Janus green, with the dye called as Janus green. जानस ग्रीन नाम की डाई से आप इसको माइटोकॉन्ड्रिया को जब स्टेन करेंगे तो आपको ठीक तरीके से दिखाई दे रहा होगा, अदरवाइज आपको नहीं दिखाई दे सकता है ना, बहुत छोटा होता है साइज में। अब आप देखिए कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल, is called as powerhouse of the cell, as it helps in formation of ATP. It helps in formation of ATP. आपके लिए एनर्जी ये तैयार कर रहा होगा। पावर हाउस का काम क्या होता है? एनर्जी तैयार करना। तो हमारे लिए ATP ये तैयार कर रहा होगा, तो जाहिर सी बात है इसको क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। अब क्या सभी सेल्स के अंदर, दुनिया के सभी सेल्स के अंदर सेम टाइप की एनर्जी बनती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी बनती है? नहीं भाई, कोई सेल्स ऐसे हैं जिनको ज्यादा एनर्जी चाहिए, कोई सेल्स ऐसे हैं जिनको कम एनर्जी चाहिए। अब हमारी मसल सेल्स हैं, अगर आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे यू नीड मोर एनर्जी, जिससे कि आप अपनी बॉडी को बढ़िया तरीके से फ्यूल कर सको। तो उस टाइम पर एनर्जी ज्यादा बन रही होगी, तो मसल सेल्स के अंदर जो कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, इनमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए और बड़े माइटोकॉन्ड्रिया होने चाहिए। जितना बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी बड़ी आपकी इनर मेम्ब्रेन, उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी बनेगी। जितने ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया उतनी ज्यादा आपकी एनर्जी बन रही होगी। तो आप अगर देखें तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि द साइज एंड नंबर of mitochondria, the size and number of mitochondria depends upon physiological activity of cell, कि वो सेल कर क्या रहा है ना। अगर कोई सेल है जो रेस्ट पे है तो उसमें कम माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, और कोई सेल एक्टिवली काम करता है तो उसमें आपको ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत पड़ रही होती है। तो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल पे ये जो है आपका नंबर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल यहां पे अगर आप देखें, अब मसल सेल विल कंटेन मोर एंड बिगर माइटोकॉन्ड्रिया।
और इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया को जब पहली बार डिस्कवर किया गया था, जब देखा गया था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहां पर देखा गया था? जहां पर इनका साइज बड़ा हो। और आपकी सबसे ज्यादा एनर्जी किस चीज में लगती है? उड़ने में। तो जो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड्स हैं, यानी बर्ड्स के अंदर ऐसी मसल्स जो उनको उड़ने में हेल्प कर रही होती हैं, उन मसल्स के अंदर बहुत बड़े बड़े और बहुत ज्यादा नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया थे, तो इजीली पकड़ में आ रहे थे। तो अगर आप यहां पर लिखना चाहें तो फ्लाइट मसल ऑफ बर्ड भी लिख सकते हैं, जहां पर आपके बहुत ज्यादा और बहुत बड़े बड़े माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे थे। फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स ऑल्सो हैव ज्यादा नंबर एंड बिगर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बड़े और मात्रा में भी ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यहां पर मिल रहे होंगे। और अगर कोई सेल है जो कि आपका रेस्ट पे रहता है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखाता, तो उसके अंदर कम माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी अंदर वाली मेम्ब्रेन जो है ये आपकी क्या है? इनफोल्डेड है, इस तरीके से। यहां पर अगर आप देखें तो इसकी शेप क्या है? इसकी शेप है सॉसेज शेप, है ना, सॉसेज शेप। आपने टॉम एंड जेरी जरूर देखा होगा, तो वहां पे बीच बीच में एक डॉग भी दिखाया करते थे। वो डॉग जो है ना, एक मीट के पीछे भागता रहता था। वो मीट कुछ ऐसी दिखाई देती थी। मैं कलर भी एकदम सेम बना रहा हूं, थोड़ा डार्क रेड कलर की मीट होती थी, इस तरीके से आपकी दिखाई देती थी, टॉफी जैसी, है ना, एंड से ऐसी पैक्ड रहती थी। दिस पर्टिकुलर मीट इज कॉल्ड एज सॉसेज। तो इसी सॉसेज टाइप की शेप होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया की। यहां पे अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे, यहां पर अगर आप इसकी लेंथ देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, यानी 1 से 4 माइक्रोमीटर आप मोटा मोटा यहां पर इसे बोल सकते हो। एवरेज अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज अगर आप निकालोगे तो 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास इसकी क्या होती है? लेंथ होती है। और अगर आप इसका डायमीटर निकालोगे तो ये कितना आएगा? ये आपका एवरेज आधा माइक्रोमीटर के आसपास आएगा, है ना। आपका लगभग 0.1 to 1 माइक्रोन के आसपास होता है एवरेज। अगर आप निकालोगे तो आपका डायमीटर आधा माइक्रोमीटर के आसपास आएगा, यानी आधा माइक्रोमीटर इसका डायमीटर है और लगभग 2.5 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ है। ये आपको यहां पर देखने को मिलती है, राइट। ये आपको यहां पर देखने को मिलती है, यानी इसका साइज बहुत ही छोटा है। लगभग बैक्टीरिया का साइज जो था उसी साइज का है, तो साइज में भी सेम है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में आप ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि इसका साइज भी बैक्टीरिया जितना ही है। टिपिकल बैक्टीरिया का साइज हम क्या बता रहे थे? 1 से 2 माइक्रोमीटर। देखो यार, लगभग वही साइज बैठेगा, 2 2.5 एक ही बात है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इतना ही इसका साइज भी आपको देखने को मिल रहा होता है, करेक्ट। दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। 2 मेम्ब्रेन होती है यहां पर, तो आपका क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। आपका क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। और दोनों मेम्ब्रेन अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम्स कैरी करती हैं। ईच मेम्ब्रेन कंटेन्स इट्स स्पेसिफिक एंजाइम्स। ईच मेम्ब्रेन कंटेन इट्स स्पेसिफिक एंजाइम्स, करेक्ट। यहां पर अगर आप देखें अगला पॉइंट, तो वो क्या है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। ये अपने आधे काम स्वयं कर सकती है। इट इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल, यानी अपने 50% प्रोटीन लगभग खुद बना लेगी। हालांकि उससे भी कम ही बनाती है, पर सेमी का मतलब हाफ होता है, इसीलिए हम इसके साथ ज्यादा छेड़खानी नहीं करेंगे। इट मेक्स मैनी प्रोटीन्स ऑन इट्स ओन। खुद भैया बहुत सारे प्रोटीन से बना सकती है। तो इट मेक्स मैनी प्रोटीन्स ऑन इट ओन, बट फॉर सेवरल प्रोटीन्स, इसको अपने पापा से बात करनी पड़ती है। फॉर सेवरल अदर प्रोटीन्स, इट डिपेंड्स अपॉन
इट डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियस। इट डिपेंड्स अपॉन न्यूक्लियस, ये इसका पापा जी है, तो न्यूक्लियस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। दिस इज अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। यहां पर हमने बेसिकली एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी को पढ़ा, यहां पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बेसिक फीचर्स के बारे में जाना, एंड यहां पर हमने माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से देखा। अब थोड़ा एनसीईआरटी में झांकते हैं कि कुछ पॉइंट्स आपके बचे हुए हैं या नहीं। यहां पर देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको आपको स्पेसिफिकली स्टेन करना पड़ता है, डाई डालनी पड़ती है, तभी आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देगा। डाई का नाम जानस ग्रीन है, ये मैं ऑलरेडी लिखवा चुका हूं। इनका नंबर जो है और इनका साइज जो है ये डिपेंड करता है सेल की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी के ऊपर। अगर सेल आपका ज्यादा एक्टिव है, ज्यादा उसको एनर्जी की जरूरत है, तो आपका यहां पर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया और बड़े माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे होंगे। इनकी शेप भी आपकी डिफरेंट हो सकती है, लेकिन यूजुअली ये आपके सॉसेज शेप्ड या फिर आपके सिलेंड्रिकल शेप्ड होते हैं, जैसा हमने इनको बनाया। डायमीटर इनका कितना है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है। एवरेज कितना आया? आधा माइक्रोमीटर जो हमने लिखा। और लेंथ इनकी 1 to 4.1 माइक्रोमीटर है। एवरेज कितना आया? 2.5 माइक्रोन, यानी आधे माइक्रोन का डायमीटर और आपका यहां पर लेंथ 2.5 माइक्रोन के आसपास की। हर माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन आपकी पाई जाती हैं। 2 मेम्ब्रेन आपकी पाई जाती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। ये हमने बनाया। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा जाता है। आपका डेंस होमोजिनस सब्सटेंस पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड, जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स बोल रहे होते हैं। गाढ़ा लिक्विड पाया जाता है जो कोई आपका रिएक्शन कराने में हेल्प कर रहा होगा। अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्ड हो रखी होती है, स्किन फोल्डिंग्स को क्रिस्टा कहा जाता है। दोनों की दोनों मेम्ब्रेन्स अलग हैं, तो इन दोनों मेम्ब्रेन्स पे अपने खुद के स्पेसिफिक एंजाइम्स मिल रहे होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का मेन काम है रेस्पिरेशन कराना, यानी एटीपी प्रोड्यूस करना, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? आपका बेसिकली पावर हाउस कहा जाता है। इसमें सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया जैसा, और खुद ये क्या कर सकते हैं? अपने डीएनए को आरएनए और प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनके पास खुद के राइबोसोम भी हैं, और जैसा मैंने एंडोसिम्बायोसिस थ्योरी में लिखवाया था, फिजन से ये खुद को डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 टुकड़ों में टूट भी सकते हैं। ये आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच का स्पेस क्या हो गया? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। देन आपकी अंदर वाली मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर के क्रिस्टा बनाएगी, और उसके भी अंदर का स्पेस जो है ये कहलाएगा आपका क्या? मैट्रिक्स। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, जहां हमारा एक भी पॉइंट नहीं छूटा। लेकिन फिर से हम इन सारे पॉइंट्स को समझ लेते हैं बढ़िया तरीके से। हम एक बार ओवरव्यू इनका ले लेते हैं। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में आपने देखा कि एक बड़ा सेल था जिसने खाना बनाने के लिए एक प्रोकैरियोटिक सेल को अपने पास रख लिया, इसको शेल्टर प्रोवाइड किया, अपने अंदर रखा बढ़िया तरीके से, अपना बच्चा समझ के, लेकिन हाँ इससे थोड़ा बहुत काम करवाया, इससे खाना बनवाया। और यहां पर एरोबिक बैक्टीरिया को अपने अंदर रखा, जो कि रेस्पिरेशन कर सकता था, यानी कि जो क्या कर सकता था? बेसिकली आपका एनर्जी तैयार कर सकता था, उसको भी अपने अंदर रखा। तो बड़े सेल के अंदर काफी सारे प्रोकैरियोट्स आ गए जो कि खाना बना सकते थे, एनर्जी बना सकते थे। तो एक अच्छा खासा सिस्टम डेवलप हो गया, और ये सिस्टम इवॉल्व होता रहा, और हमारा यूकैरियोटिक सेल बन गया ये आगे चलकर, जिसमें हर काम करने वाला कोई ना कोई कंपोनेंट आपका प्रेजेंट था। यहां पर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए एक स्पेसिफिक कलर की डाई डालनी पड़ती है। उस डाई का नाम है जानस ग्रीन, जो कि सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया देखने में आपकी मदद करता है। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, क्योंकि एनर्जी बना रहा है। अगर आप किसी सेल को देखेंगे तो उसके अंदर अगर ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब आपका क्या है? वहां पर ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। अगर कम माइटोकॉन्ड्रिया देखने को मिल रहे हैं, इसका मतलब वहां कम एनर्जी की जरूरत है। सिलेंड्रिकल या सॉसेज शेप इसकी शेप होती है। 1 to 4.1 माइक्रोमीटर, यानी 2.5 माइक्रोमीटर लेंथ है, और आपका 0.2 to 1 माइक्रोमीटर, यानी आधे माइक्रोमीटर के आसपास क्या है इसकी? ये आपकी डायामीटर है। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल है, खुद के काम खुद कर सकती है अच्छे खासे हद तक। कुछ एक काम जो ये नहीं कर पा रहा माइटोकॉन्ड्रिया, उसके लिए इसको न्यूक्लियस की आवश्यकता पड़ती है। दिस इज द ओवरऑल डायग्राम ऑफ योर माइटोकॉन्ड्रिया। आउटर मेम्ब्रेन है एकदम रेगुलर, इनर मेम्ब्रेन है आपकी इनफोल्डेड, इन इनफोल्डिंग्स को क्रिस्टा कहा। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस है इसको क्या कहा? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहा। ठीक है, यहां पर बीच में मैट्रिक्स है जो कि क्या है? होमोजिनस है, डेंस है, गाढ़ा लिक्विड इसके अंदर भरा हुआ है। जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है,
ऐसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की क्या होती है, मैट्रिक्स होती है। यहीं पर इसका डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, सारी चीजें यहां पर ये बना सकता है। प्रोकैरियोट्स जैसा 70s राइबोसोम यहां पर मौजूद है, ये भी हमने अच्छे तरीके से देख लिया। तो एनसीईआरटी भी डन है, हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी डन है। क्वेश्चंस देखते हैं कि हमें कौन कौन से क्वेश्चंस मिल रहे हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। यह क्वेश्चन आपका क्लोरोप्लास्ट का है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, हो सकता है हो ही जाए हमसे। कौन सी चीज कॉमन नहीं है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में? बोथ आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में आपका क्लोरोप्लास्ट क्या ही करेगा, यह बात गलत है। बोथ कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल, हमने आपको बताया कि दोनों के पास खुद का डीएनए है। दोनों क्योंकि सेमी ऑटोनॉमस है, तो खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन और खुद के 70s राइबोसोम्स दोनों जगह है, यह बात एकदम करेक्ट है। बोथ आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होती। बोथ आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में तो दोनों पाए जा सकते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट का कोई काम नहीं है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों पाए जा सकते हैं, तो यह बात भी आपकी करेक्ट है। एनिमल सेल्स में दोनों नहीं पाए जा सकते, राइट? तो ये वाली बात आपकी गलत है, बाकी सारी बातें आपकी सही हैं, तो ए आपका आंसर हो जाता है। ये हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़े बिना भी निकाल लिया, क्योंकि जनरल बातें थी। फोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड एज, फोल्डिंग को क्या कहा जाता है? इन फोल्डिंग को क्रिस्टे कहा जाता है। F0 F1 पार्टिकल के बारे में आप पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, ये आपको वहां समझ आएगा। ये आप अभी नहीं कर पाओगे, ये आप अभी नहीं कर पाओगे, ये आप अभी नहीं कर पाओगे। Which of the following statements regarding mitochondria is incorrect? गंदी बात का पता लगाना है। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम। एक सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, जैसे आपका बैक्टीरिया में पाया जा रहा था, और राइबोसोम है, ये बात आपकी सही लग रही है। अभी के लिए इसको होल्ड पे रखते हैं। बाकी आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। आउटर मेम्ब्रेन आपकी ज्यादा परमिएबल होती है, इनर मेम्ब्रेन रोकती है चीजों को, ये बात भी आपकी करेक्ट लग रही है, इसको भी होल्ड पे डालते हैं। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर प्रेजेंट ऑन आउटर मेम्ब्रेन। मैंने आपसे कहा था इनर मेम्ब्रेन का इनफोल्डेड होना क्यों जरूरी है, सरफेस एरिया उसका बढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंटेन करता है। तो इनकरेक्ट बात सबसे ज्यादा यही हुई, ये बात भी आपकी करेक्ट थी। इनर मेम्ब्रेन इज कॉन्वोल्यूटेड, यानी इसमें प्रेजेंट है क्या, इनफोल्डिंग्स, एकदम सही बात है, इनफोल्डिंग्स आपकी इनर मेम्ब्रेन में पाई जाती हैं, तो सिर्फ ये बात आपकी गलत है, तो सी आपका आंसर हो जाता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए? किन ऑर्गेनेल्स के पास खुद का डीएनए नहीं है? न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप के पास खुद का डीएनए नहीं है, न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर एनवेलप में, मेम्ब्रेन में थोड़ी डीएनए प्रेजेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है, लाइसोसोम में खुद का डीएनए नहीं है। क्लोरोप्लास्ट में खुद का डीएनए है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनॉमस है, वैक्यूल में खुद का डीएनए नहीं है। लाइसोसोम में खुद का डीएनए नहीं है, वैक्यूल में खुद का डीएनए नहीं है। पूछा क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए? दोनों में जहां डीएनए नहीं है वो ऑप्शन है आपका डी। ऊपर वाले में भी एक में डीएनए है, यहां भी एक में डीएनए है, यहां भी एक में डीएनए है, यहां दोनों में डीएनए नहीं है, तो उत्तर आपका यह आ जाएगा। पीवाईक्यू है, तो बहुत ही आसान सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी? यानी क्या पूछ लिया घुमा के, हु इज द पावर हाउस ऑफ द सेल? तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। नीट का ही सवाल है, पीवाईक्यू का। ये आपके क्वेश्चंस हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। दीज आर द क्वेश्चंस फ्रॉम आर्टिकल माइटोकॉन्ड्रिया। थोड़ा सा अब हमें समझना है प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड इज बेसिकली अ कैटेगरी जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो प्लास्टिड क्या है? एक कैटेगरी है, इसके अंदर काफी सारी चीजें आती हैं, उनमें से एक है क्लोरोप्लास्ट, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। तो यहां पर देखिए आपको एक कॉमन वर्ड दिखेगा, दैट इज प्लास्ट, है ना? ये जो प्लास्टिड है इसमें एक कॉमन वर्ड आपको दिख रहा है, प्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इन सभी टाइप के आपके ये प्लास्टिड हो सकते हैं। तो अगर आप इनके टाइप्स देखें, अगर आप इनको बाइफरकेट करना चाहें तो आपको बहुत इजीली अपना जवाब मिल जाएगा। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, देयर आर डिफरेंट
types of plastids based on pigments contained by them. Based on pigments contained by them. भाई अलग अलग चीजों में अलग अलग कलर होता है। शिमला मिर्च को अगर आप देखो तो देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स। आपको येलो कैप्सिकम भी देखने को मिल जाएगी, ग्रीन जो सबसे कॉमन है वो देखने को मिल जाएगी, आपको रेड कैप्सिकम देखने को मिल जाएगी, आपको हरे कलर की मिर्ची देखने को मिल जाएगी, लाल कलर की मिर्ची देखने को मिल जाएगी, लाल कलर का टमाटर देखने को मिल जाएगा, हरे कलर का पुदीना देखने को मिल जाएगा। एंड अगर आप पेड़ों को भी गौर से देखें तो हर पेड़ जो है उसमें ग्रीन की शेड सेम नहीं होती, एकदम बराबर ग्रीन कलर हर पेड़ के अंदर नहीं होता। आप देखोगे कहीं पर आपको थोड़े बहुत पीले पत्ते भी दिख जाएंगे, कहीं पर थोड़ा सा पेल ग्रीन कलर है, कहीं पर थोड़ा ब्राइट ग्रीन कलर है, कहां पर थोड़ा ब्लूइश ग्रीन कलर है, कहीं पर आपका एकदम डार्क ग्रीन कलर है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्स, क्योंकि कलर अगर आपने जीवन में कभी किसी ड्राइंग में किया है एंड इफ यू हैव प्लेड विद वाटर कलर्स तो आपको पता होगा कि आप कोई भी दो कलर जब मिक्स करेंगे और आप उन दोनों कलर्स की क्वांटिटी अगर अलग अलग रखेंगे हर बार तो आपको हमेशा रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा। एंड ये बात लड़कियों से ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आपको कलर का थोड़ा बहुत भी ज्ञान चाहिए देन मीट अ गर्ल और वो आपको समझाएगी कि भाई पिंक भी 10 प्रकार के होते हैं। हमारे लिए लाल से जो कम लाल है वो पिंक है, राइट? बट उनके लिए पिंक में देयर इज अ होल रेंज। उनके लिए भाई ये जो स्पेक्ट्रम फटता है वो 7 कलर में नहीं फटता। इट्स नॉट विबग्योर। विबग्योर का वी भी फिर 10 कलर बनाता है, इंडिगो भी फिर 10 कलर बनाता है, ऑरेंज भी फिर 10 कलर बनाता है। हमारे लिए ये 7-8 ही कलर है और मैक्स टू मैक्स अगर आप देखो तो 11 कलर है भाई, 12 कलर हैं ज्यादा से ज्यादा। आपके स्केच पेन वाले जो आते हैं उसमें भी व्हाइट को हम लोग कंसिडर नहीं करते। वो क्यों दिया जाता है वो भी मुझे आज तक लॉजिक समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी कलर को मैंने लाइट करने की कोशिश करी उसको लगा करके तो लाइट भी नहीं हुआ आज तक। तो 11 ही कलर हैं जो स्केच पेन के पैकेट में आते हैं, उससे ज्यादा कलर्स की मुझे तो नॉलेज नहीं है। और यहां पर ये कलर्स आपके बनते हैं वाया डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स जो कि आपके अलग अलग प्लास्टिड्स में पाए जा रहे होते हैं। तो इनको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स के आपको क्या देखने को मिलते हैं, प्लास्टिड्स देखने को मिलते हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो फर्स्ट आपका प्लास्टिड जो है ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, ये हो गया हमारा क्लोरोप्लास्ट, राइट। दूसरा जो हो गया आपका ये क्या हुआ आपका क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा मतलब कलर, तो आपका क्रोमोप्लास्ट, राइट। और आपका तीसरा जो हो गया दैट इज योर ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा जो हो गया ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका ल्यूकोप्लास्ट, राइट। इनके नाम से आपको क्या पता लगता है, अगर आप देखें यहां पर क्लोरोप्लास्ट तो ये प्राइमरीली क्या कंटेन कर रहा होगा, क्लोरोफिल कंटेन कर रहा होगा। तो इट विल कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स, है ना। ज्यादा इनमें लेकिन क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। तो क्लोरोफिल प्लस कैरोटिनॉइड्स, तो ये कैसे होंगे आपके, ग्रीनिश होंगे, या आपके थोड़े से क्या होंगे, ग्रीनिश होंगे, बिल्कुल होंगे, है ना। ये आपके ग्रीन कलर से आपको बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर होता है, यानी ये आपके कलरफुल होंगे। तो यहां पर आपके क्या पाए जाते हैं, दे विल कंटेन कैरोटिनॉइड्स, दे विल कंटेन कैरोटिनॉइड्स like carotene and xanthophylls, carotenoids and xanthophylls। अब यहां पर कैरोटिनॉइड में क्या शब्द आ रहा है, कैरेट शब्द आ रहा है ना, कैरेट शब्द आ रहा है। तो कैरेट किस कलर की होती है, आपकी पिंक कलर की भी देखने को मिलेगी, लाइट ऑरेंज कलर की भी देखने को मिलेगी, है ना। तो यहां पर अलग अलग कलर्स आ सकते हैं, आपके येलो कलर भी आ सकता है ना, पिंक कलर भी आ सकता है, ऑरेंज कलर भी आ सकता है। इस प्रकार के सारे कलर आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो आपको देखने को मिल रहा है ल्यूकोप्लास्ट। हमारे अंदर भी होते हैं ल्यूकोसाइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं, हमारे WBC। तो व्हाइट ब्लड सेल
नाम ही व्हाइट है यानी क्या होंगे, कलरलेस होंगे। अगर ये कलरलेस है तो जाहिर सी बात है इनके अंदर कोई पिगमेंट तो है नहीं, यानी इनका काम कलर देना तो नहीं है। जैसे इसका काम है ग्रीन कलर प्रोवाइड करना, इसका काम है आपका थोड़ा पिंक येलो कलर प्रोवाइड करना, ऑरेंज कलर प्रोवाइड करना। यहां पर दे लैक पिगमेंट्स, तो एक कलर तो नहीं प्रोवाइड करेंगे, दे लैक पिगमेंट्स, देयरफॉर their main function is, therefore their main function is storage of food, their main function is storage of food। तो ये क्या क्या स्टोर कर रहे होंगे, इस बेसिस पे इनको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला क्या है आपका अमाइलोप्लास्ट, पहला क्या है ल्यूकोप्लास्ट का टाइप आपका अमाइलोप्लास्ट। दूसरा क्या है आपका एल्यूरोप्लास्ट, और तीसरा आपका क्या है यहां पर इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, राइट। ये आपको देखने को मिलता है यहां पर। इफ यू विल चेक अमाइलोप्लास्ट है ना, अमाइपो लिख दिया है गलती से, तो यहां पर अगर आप अमाइलोप्लास्ट देखेंगे तो अमाइलो का मतलब क्या होता है, राइट। अमाइलो का मतलब क्या होता है, आपने स्टार्च की यूनिट्स के बारे में अगर कभी पढ़ा हो तो स्टार्च की 2 यूनिट्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। अगर आपने कभी स्टार्च की डाइजेशन के बारे में सुना है तो आपका जो सलाइवा है इसमें कौन सा एंजाइम होता है स्टार्च को तोड़ने के लिए, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। तो अमाइलो इज अ वर्ड विच इज रिलेटेड टू स्टार्च। तो यहां पर क्या होगा आपका स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज के बारे में बात हो रही होगी। तो यहां पर आप किसकी बात कर रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज के बारे में बात कर रहे होंगे। यहां पर आप किसके बारे में बात कर रहे होंगे, कार्बोहाइड्रेट की स्टोरेज के बारे में बात कर रहे होंगे। यहां पर एल्यूरोप्लास्ट है, एल्यूरॉन लेयर आपकी किसकी बनती है, प्रोटीन की बनती है। एल्यूरो का मतलब ही होता है प्रोटीन, तो जाहिर सी बात है एल्यूरो इज अ वर्ड रिलेटेड टू प्रोटीन, तो यहां क्या होगा, प्रोटीन स्टोरेज की बात हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी। क्या प्रोटीन स्टोरेज की बात हो रही होगी, एकदम हो रही होगी। यहां इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट के अल्फाबेट देखिए, ओ आ रहा है इसमें, आई आ रहा है, एल आ रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑयल एंड फैट स्टोर करेगा। नाम से ही पता लग रहा है भाई, कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑयल और फैट स्टोर करेगा, बिल्कुल स्टोर करेगा। तो यहां पे ऑयल और फैट आपका आ जाएगा इलायो में। स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स देखिए 5 अल्फाबेट, वहां पे 3 तो आपको ऑयल के ही अल्फाबेट्स मिल जाएंगे। एल्यूरो का मतलब भी प्रोटीन होता है। आप आगे चल के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे, 11th क्लास की बायोलॉजी के अंदर ही आप देखेंगे एल्यूरॉन लेयर को बेसिकली एंडोस्पर्म को कवर करता है, तो इट्स अ प्रोटीनेशियस लेयर। तो प्रोटीन का ही दूसरा नाम एल्यूरो होता है, तो एल्यूरो विल बी प्रोटीन स्टोरेज। एंड अमाइलो, कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च, उसकी 2 यूनिट्स होती हैं, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, दोनों में ही अमाइलो आपका शब्द आता है। आपका सलाइवरी अमाइलेज जो है वो क्या करता है, अमाइलो को तोड़ने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे हम, अमाइलेज बोलेंगे। तो ये भी आपकी एकदम रेलेवेंस में चीज है। तो ये है आपके डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड्स। पहला क्लोरोप्लास्ट, जो कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है प्लांट को, इसमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स दोनों हो सकते हैं, क्लोरोफिल ज्यादा है इसीलिए कलर हरा है। सेकंड क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मतलब, क्रोमा का मतलब होता है कलर, तो यहां पर डिफरेंट कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये ऐसा प्लास्टिड है जिसमें कैरोटिनॉइड और जेंथोफिल पाए जाएंगे। येलो कलर भी दे सकता है आपका, ऑरेंज कलर भी दे सकता है, रेड कलर भी दे सकता है, ये आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। When it comes to ल्यूकोप्लास्ट, तो नाम है ल्यूको, तो ये होगा तो आपका कलरलेस, ये होगा आपका कलरलेस बिकॉज इट इज लैकिंग पिगमेंट्स। हमारे व्हाइट ब्लड सेल की तरह ये भी कलरलेस या व्हाइट होंगे। मेन काम क्या है इनका, स्टोरेज। तो डिपेंडिंग अपॉन किस चीज को स्टोर ये कर रहे हैं उसी हिसाब से इनका नाम दिया जाएगा। प्रोटीन को स्टोर कर रहे हैं तो एल्यूरोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट स्टोर कर रहे हैं अमाइलोप्लास्ट, ऑयल स्टोर कर रहे हैं तो तीनों अल्फाबेट यहां पर आ गए, OIL, आपका इलायोप्लास्ट इसको कहा जाएगा। सारी चीजें यहां पर क्रैक हो गई। अब हम लोगों को क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है। उससे पहले थोड़ी सी एनसीईआरटी की डिस्कशन कर ली जाए। तो आपके प्लास्टिड कहां पाए जाते हैं, ये जो पिगमेंट्स हैं ये कहां जरूरी हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में जरूरी है जहां पर फोटोसिंथेसिस होती है। क्योंकि ये जो कैरोटिनॉइड है, जेंथोफिल है, आपका क्लोरोफिल है, इन सब का इंपॉर्टेंट रोल किसमें है, फोटोसिंथेसिस में है। तो आपको जाहिर सी बात है कि उन सेल्स में ये देखने को मिल रहे होंगे प्लास्टिड जहां पर फोटोसिंथेसिस हो रही होगी। तो कहां पाए जाते हैं, सारे के सारे प्लांट्स में। और यूग्लिनॉइड,
आपका एक कनेक्टिंग लिंक है प्लांट और एनिमल के बीच का। जब सनलाइट अवेलेबल होती है तो यूग्लेनॉइड्स खाना बनाते हैं, क्योंकि इनके अंदर भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये इजीली माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, मतलब कि इन्हें स्टेन नहीं करना पड़ता, इजीली ये दिख जाते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, क्योंकि इनका साइज ज्यादा है। अभी हम कंपेयर भी करके दिखाएंगे, इनका साइज माइटोकॉन्ड्रिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है, इनमें अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और उसी हिसाब से इन्हें हमने 3 पार्ट्स में तोड़ा, क्लोरोप्लास्ट, आपका क्रोमोप्लास्ट और आपका ल्यूकोप्लास्ट। यहां पर आपको देखने को मिला कि क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा, आपका क्लोरोफिल होगा, नाम में ही क्लोरो क्लोरो है, और कैरोटिनॉइड्स भी यहां पर होंगे जो इन्हें ग्रीन कलर प्रोवाइड करेंगे। क्रोमोप्लास्ट जो है ये आपका फैट सोल्यूबल पिगमेंट कैरोटिनॉइड कैरी कर रहा होगा, जहां पर कैरोटीन और जेंथोफिल इसी के पार्ट्स होते हैं, कैरोटिनॉइड के ही पार्ट्स हैं। देन अगर आप देखें तो येलो, ऑरेंज, रेड कलर ये दे सकते हैं। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये आपका क्या होगा, कलरलेस होगा, तो ये आपका बेसिकली स्टोर कर रहा होगा न्यूट्रिएंट्स को। अमाइलोप्लास्ट मतलब आपका कार्बोहाइड्रेट स्टोर करेगा। आपका यहां पर इलायोप्लास्ट, यहां पर आ रहा है ओ आई और एल, यानी आपका ऑयल एंड फैट स्टोर करेगा। एंड देन आपका क्या आ जाएगा, एल्यूरोप्लास्ट, जो आपका क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा। ये आपका क्या स्टोर करेगा, प्रोटीन स्टोर करेगा। ऑलराइट, ये आपको यहां पर देखने को मिलता है। अभी तक हमारी ये क्लासिफिकेशन है विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा एक और बार रिवाइज करवा देते हैं, है ना। यहां पर देखिए, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। पाए कहां जाएंगे, फटाफट लिख लीजिए। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, लाइट को जो ट्रैप करते हैं, उनके अंदर ये पाए जा रहे होते हैं, लाइक ऑल प्लांट्स एंड यूग्लेनॉइड्स। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, है ना। जैसे आपके जो प्रोटिस्ट्स हैं ये भी खाना बना सकते हैं, काफी सारे फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स भी हैं, ये भी खाना बनाते हैं, तो इनके अंदर भी पिगमेंट पाए जाते हैं। आपका जो साइनोबैक्टीरिया है इनफैक्ट वो भी खाना बना सकता है, तो उसके अंदर भी क्लोरोफिल ए लाइक पिगमेंट पाए जाते हैं, पर उनके अंदर प्लास्टिड नहीं है। पिगमेंट बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं, पर प्लास्टिड क्या है, आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। तो कोई पूछे कि क्या आपके साइनोबैक्टीरिया में आपको क्लोरोफिल देखने को मिलेगा, यस, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट देखने को मिलेंगे। क्या उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होगा, नहीं। वहां क्या प्रेजेंट थे, क्रोमेटोफोर्स। वहां आपकी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, मेम्ब्रेन ही अंदर की साइड फोल्ड हो जाती है, मेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और उसी पे थोड़े बहुत पिगमेंट्स पाए जाते हैं, तो प्लास्टिड वहां नहीं होंगे। ये सिर्फ आपके यूकैरियोट्स के अंदर देखने को मिलेंगे, इसीलिए हमने यहां पर प्लांट्स का, हायर प्लांट्स का एग्जांपल लिया है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड है बेस्ड ऑन देयर पिगमेंट्स। क्लोरोप्लास्ट जो है इसमें क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड पाए जाएंगे, क्रोमोप्लास्ट में कैरोटिनॉइड्स पाए जाएंगे, जैसे कैरोटीन एंड जेंथोफिल, है ना। और ये आपके कैरोटिनॉइड्स कैसे हैं, आपके फैट सॉल्युबल हैं, आपके फैट सॉल्युबल हैं, और फैट सॉल्युबल ही होंगे। ये जो पिगमेंट्स हैं आपके किसमें पाए जाते हैं, मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, और मेम्ब्रेन आपकी किससे बनी है, आपकी लिपिड से और प्रोटीन से। तो लिपिड के साथ जो इंटरेक्ट करेगा वो खुद भी आपका लिपिड जैसा ही होगा, तो फैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ लिपिड, है ना, तो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अ फैट सॉल्युबल बेसिकली पिगमेंट। जैसे कैरोटीन एंड जेंथोफिल येलो कलर हो सकता है, पिंक कलर हो सकता है ना, रेड कलर हो सकता है, जैसे आपका टमाटर वगैरह का, लाल चिल्ली का, ये सारे कलर्स आपको देखने को मिल रहे होते हैं। यहां पर ये सारे कलर्स आपको यहां पर देखने को मिल रहे होते हैं। अगर आप ल्यूकोप्लास्ट को देखें तो 3 अलग अलग चीजें ये स्टोर कर सकते हैं, अमाइलो यानी कार्बोहाइड्रेट, एल्यूरो यानी प्रोटीन, और इलायो यानी ऑयल एंड फैट, ये आपको देखने को मिला। नाउ लेट्स गेट ऑन टू द मेन टॉपिक विच इज क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के बारे में यहां पर समझ लिया जाए तो क्लोरोप्लास्ट भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, जैसे कि आपकी माइटोकॉन्ड्रिया थी। तो दोनों चीजें सेम रहेंगी, पहले तो हमने जो बनाई थी। ये आपकी अगर क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है ना, ये अगर आपकी क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है तो इसको हम लोग बेसिकली 2 मेम्ब्रेन के फॉर्मेट में बना लेते हैं। इस तरीके से हमारी 2 मेम्ब्रेन बन गई, बिल्कुल बन गई दोस्त।
ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ये है आपकी इनर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ये है आपकी आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और ये जो है यहां पर, ये आपको दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस जो देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। तो इसे हम लोग क्या कह देंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, इसे हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कह देंगे। ऑलराइट, वही सारी चीजें होंगी जो हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ी थी। आउटर मेम्ब्रेन आपकी ज्यादा परमिएबल होगी, अंदर वाली को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, ये किसी भी ओंगी पोंगी चीज को अंदर एंट्री नहीं देना चाहेगी। तो इनर मेम्ब्रेन आपकी क्या होगी, लेस परमिएबल होगी। बिल्कुल सही बात है, ये बात हमने यहां पर देख ली है। अब देखिए इसके अंदर का जो पूरा का पूरा आपका इलाका बचा है, सेल के अंदर के इलाके को हम साइटोप्लाज्म कह रहे थे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर के इलाके को हम मैट्रिक्स कह रहे थे। ये जो आपकी क्लोरोप्लास्ट है, इसके अंदर का ये जो स्पेस है, इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, इसको हम प्यार से स्ट्रोमा कहते हैं। यानी स्ट्रोमा और कुछ नहीं, एक्चुअल में इस क्लोरोप्लास्ट की मैट्रिक्स ही है। इसके अंदर जितना सामान है, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग स्ट्रोमा कह रहे हैं। अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, बेसिकली यहां दो मेम्ब्रेन तो हैं, इसके अंदर और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जहां छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो ये एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर है, ये एक सिक्के जैसा स्ट्रक्चर आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। इस सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को आप लोग क्या कहते हैं, इस सिक्के जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। ये थाइलाकॉइड एक के ऊपर एक के ऊपर एक टिके होते हैं। बचपन में हम लोग खेला करते थे ना कि हाँ भाई सिक्के हैं, उनके ऊपर और कॉइन्स लगा रहे हैं, देखते हैं कौन कितनी ऊंची इमारत बना सकता है। इसी हिसाब से ये जो थाइलाकॉइड है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक आपके लगे हुए आपको यहां पर दिखाई देते हैं। और ये पूरा का पूरा एक थाइलाकॉइड्स का अंबार बना लेते हैं। इस पूरे अंबार को हम लोगों ने क्या बोला, इस पूरे अंबार को हम लोगों ने क्या बोला, ग्रेना बोला। तो ये जो एक है, इस एक को हम लोगों ने क्या बोला, थाइलाकॉइड। इस एक को हमने क्या बोला, थाइलाकॉइड। दिस one coin is called as thylakoid, and this complete structure made by a lot of thylakoids joined together one above another is called as what? Is called as grena। इसको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ऑलराइट, इसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। अब ऐसा एक ही स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है आपका सेल के अंदर, बहुत सारे मल्टीपल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। तो हम रेफरेंस के लिए दो बना लेते हैं, राइट, कि यहां पर आपका और भी ग्रेना पाए जा रहे हैं। एक थाइलाकॉइड, इसके ऊपर दूसरा, इसके ऊपर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां एंड तो ऑन। इस हिसाब से आपको और ग्रेना बनते हुए दिखाई दिए, राइट। ये पूरा भी क्या है, ये पूरा भी आपका एक ग्रेना कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा। ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये क्या है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ये क्या थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, यस। ये जो जगह है, ये क्या है, थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। ये है आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन। और ये जो जगह है सेंटर पे, ये जो इसके अंदर का इलाका है, ये क्या है आपका, थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। ये जो है आपका इलाका, ये आपका थाइलाकॉइड का क्या है, ल्यूमन है। इसको आप शेड करना चाहो तो शेड भी कर सकते हो, राइट। इफ यू वांट टू शेड वन यू कैन डू दैट, है ना। ऐसे ये हम स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं पिंक कलर का। ये जो इसके अंदर का इलाका है, ये क्या है आपका, थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। ये थाइलाकॉइड का ल्यूमन है, थाइलाकॉइड का ल्यूमन है। ये जो आपकी थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर आपके पिगमेंट्स पाए जा रहे होते हैं। यानी ये क्लोरोफिल, ज़ैंथोफिल, ये सब कहां पाए जाते हैं, ये आपके थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया पिगमेंट सिस्टम। ये पिगमेंट सिस्टम आपका कहां पाया जाता है, आपका थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में। और पिगमेंट का काम क्या है, लाइट को ट्रैप करना। तो लाइट को ट्रैप कौन कर रहा होगा, आपका ये ग्रेना वाला पार्ट कर रहा होगा। इसका काम क्या होगा, लाइट को ट्रैप करना इसका काम होगा।
लाइट ट्रैपिंग इसका इंपॉर्टेंट काम है जो यहां पर ये कर रहा होगा। ऑलराइट, लाइट ट्रैपिंग आपका यहां पर ये कर रहा होगा। अब देर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स विच जॉइन दीज टू ग्रेना टुगेदर। तो यहां पर आपकी मेम्ब्रेन होती है जो इन दोनों ग्रेना को साथ में जोड़ देती है। राइट, इस मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? इस मेम्ब्रेन को कहा जाता है स्ट्रोमा लैमेली। अब आप सोचेंगे सर दो ग्रेना को कनेक्ट कर रही है तो ग्रेना लैमेली होना चाहिए था, लेकिन मेरे भाई ये भी जो इलाका है स्ट्रोमा है ना, ये भी जो इलाका है स्ट्रोमा है, तो स्ट्रोमा से पास हो रही है लेयर, इसीलिए इसको क्या बोला हमने? स्ट्रोमा लैमेली बोल दिया। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? स्ट्रोमा लैमेली बोल दिया। इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया? स्ट्रोमा लैमेली बोल दिया। राइट, तो ये आपकी स्ट्रोमा लैमेली है जो दो ग्रेना को कनेक्ट कर रही है। ये आपका एक ग्रेना है, ये आपका दूसरा ग्रेना है। ग्रेना किन किन के जुड़ने से बना है? थाइलाकॉइड्स को आपने एक के ऊपर एक रख दिया, तब जाके एक ग्रेना बने हैं। बीच का जितना पार्ट बच चुका है ये काले कलर का, ये आपका क्या है? स्ट्रोमा है ना। तो लाइट कौन ट्रैप कर रहा है? लाइट आपका ट्रैप कर रहा है ये वाला पार्ट, यानी जो आपका बैटरी जैसा दिख रहा है ये वाला पार्ट। अगर आप इसको गौर से देखें तो आपने एक सेल देखा होगा, मर्क्यूरी सेल, जो आपका घड़ी में डलता है। क्या ये उस एक सेल जैसा दिखाई दे रहा है? यस। और घड़ी में लाइट जलती है, यानी लाइट से रिलेटेड है ये सेल की शेप। करेक्ट। तो यहां पे कौन से रिएक्शंस होते हैं? लाइट रिएक्शंस होते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस ग्रेना को तो यहां पर कौन से रिएक्शंस होते हैं? लाइट रिएक्शंस होते हैं। यहां लाइट ट्रैप होती है। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होते हैं, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन ग्रेना में होता है, या आप रिलेट कर पा रहे होगे, इसकी शेप ही ऐसी है आपके मर्क्यूरी सेल जैसी, बैटरी जैसी शक्ल है इसकी, तो ये लाइट रिएक्शंस करा रहा होगा। और स्ट्रोमा जो है इसमें एंजाइमेटिक रिएक्शन होंगे। सेल के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन कहां हो रहे थे? साइटोप्लाज्म में, प्लाज्मा में होते हैं रिएक्शन। तो यहां पर हो रहे होंगे आपके ज्यादातर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन स्ट्रोमा में। यस, इन्हें डार्क रिएक्शन बोला जाता है। आप भी चाहते हो कि दुनिया आपको डॉक्टर साहब कहे, तो यहां पर आपको एक ट्रिक याद करनी होगी। डार्क रिएक्शन ये है आपका डीआर, यानी डॉक्टर, एस फॉर साहब। तो डॉक्टर साहब आपको दुनिया कहेगी जब आप ये ट्रिक याद करोगे और नीट को क्रैक करोगे, है ना। डार्क रिएक्शन यानी डॉक्टर, कहां होता है आपका डार्क रिएक्शन? स्ट्रोमा में। तो यहां पर आपको ये एनालॉजी समझनी है। राइट, ये आपने यहां पर अलग से याद कर ली है चीज। यहां पर डार्क रिएक्शन होते हैं, यानी क्या बनेगा आपका? कार्बोहाइड्रेट बनेगा। हम क्या बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन सिंथेसिस आपकी यहां पर हो रही होगी। कार्बोहाइड्रेट्स आपके क्या हो रहे होंगे? यहां पर बन रहे होंगे, सिंथेसाइज हो रहे होंगे। अब एक और चीज हमने देखी थी बहुत प्यारी सी, कि ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल है, यानी इसके पास भी क्या खुद का डीएनए होगा? खुद का डीएनए होगा, खुद का डीएनए होगा। तो यहां पर भी क्या आप डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए बना सकते हैं? यस, खुद का डीएनए होगा। तो क्या ये खुद का आरएनए बना लेगा आगे चल के? बिल्कुल बना लेगा। खुद का आरएनए है तो क्या खुद का प्रोटीन बना लेगा? यस। और प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन फैक्ट्री चाहिए, यानी 70s राइबोसोम चाहिए। तो ये भी यहां पर होंगे, सेम जो माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था वही। और खुद के प्रोटीन्स भी यहां पर ये तैयार कर रहे होंगे। क्या ये सारी की सारी चीजें यहां पर आ जाएंगी सेम टू सेम? बिल्कुल आ जाएंगी। इफ यू वांट टू राइट देम अप यू कैन राइट। यहां पर इसका खुद का डीएनए भी है, यहां पर इसका खुद का आरएनए भी है, यहां पर इसके खुद के प्रोटीन्स भी हैं, यहां पर इसका खुद का 70s राइबोसोम भी है। ये सारी चीजें आपको यहां पर देखने को मिल रही होती हैं। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट। साइज इसका माइटोकॉन्ड्रिया से काफी बड़ा होता है। अगर आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का साइज अगर लेंथ वाइज आप देखें तो लेंथ उसकी कितनी थी? लगभग 2.5 माइक्रोमीटर के आसपास थी। 2.5 एवरेज निकल के आ रहा था। यहां पे अगर आप देखेंगे तो 7.5 एवरेज निकल करके आएगा, यानी 3 गुना ज्यादा लंबा होता है। डायमीटर की अगर आप बात करेंगे तो आधा माइक्रोन डायमीटर निकल के आ रहा था, यहां पे एवरेज निकल के आएगा 3 माइक्रोन, यानी 6 गुना ज्यादा होता है यहां पे डायमीटर। यानी माइटोकॉन्ड्रिया से 4-5 गुना बड़ा हो सकता है आपका क्लोरोप्लास्ट, इसीलिए इजीली दिख जाता है। इसको स्टेन करने की आवश्यकता नहीं होती। राइट, इसको स्टेन करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या हमारे हाथ से स्लाइड टच हो गई थी क्या भाई? ओके, हाँ शायद टच हो गई होगी, इसीलिए डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, कोई बात नहीं। राइट, ये हमने देखा। पढ़ते हैं एनसीईआरटी मैया को और समझते हैं कि क्या क्या बातें इन्होंने हमें बताई हैं स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी बातें बाद में देखेंगे।
मेजॉरिटी ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन मीजोफिल सेल, ये बात मैं आपको बता दूंगा। पत्ते में आपके कहां पाए जाते हैं क्लोरोप्लास्ट? मीजोफिल सेल्स में। और आपका एक मीजोफिल सेल में 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट तक पाए जा सकते हैं। काफी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत छोटे हैं जिनमें एक क्लोरोप्लास्ट से भी काम चल जाएगा, जैसे क्लेमाइडोमोनास, तो उसमें एक कप शेप्ड आपका क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा होता है, जैसे आपका एक क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा होता है क्लेमाइडोमोनास में। इतना छोटा ही है, माइक्रोस्कोपिक है, एक क्लोरोप्लास्ट से भी काम चल जाएगा। और 20 से 40 आपके क्लोरोप्लास्ट एक मीजोफिल सेल में पाए जा रहे होते हैं एक नॉर्मल पत्ते के अंदर, और एक पत्ते में बहुत सारे मीजोफिल सेल हो सकते हैं। यानी आपके बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, हजारों में क्लोरोप्लास्ट पहुंच सकते हैं एक पत्ते के अंदर, इतने ज्यादा क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। अगर आप देखें तो ये लेंस शेप भी हो सकते हैं, जो हमने बनाया ये बेसिकली लेंस शेप था। स्फेरिकल हो सकते हैं, डिस्क शेप हो सकते हैं, रिबन लाइक हो सकते हैं। यानी अगर आप देखें तो इनका शेप जो है ये डिफरेंट हो सकता है, ये बात कही जा रही है, मोटी मोटी ये बात है। ऑर्गेनेल्स की लेंथ अलग है। लेंथ कितनी है? 5 से 10 माइक्रोमीटर। एवरेज कितना आएगा? 7.5। एवरेज कितना आएगा? 7.5। और वहां एवरेज कितना आ रहा था माइटोकॉन्ड्रिया में? माइटोकॉन्ड्रिया में एवरेज आ रहा था 2.5, यानी उससे 3 गुना बड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया से 3 गुना बड़ा है लेंथ में। और यहां अगर आप देखें तो विड्थ जो है, चौड़ाई जो है 2 से 4 माइक्रोमीटर है। एवरेज कितना आया? 3। एवरेज कितना आया? 3 माइक्रोमीटर। और वहां कितना आ रहा था एवरेज माइटोकॉन्ड्रिया में? 0.5 माइक्रोमीटर। यानी इससे क्या 6 गुना बड़ा है? माइटोकॉन्ड्रिया से क्या क्लोरोप्लास्ट 6 गुना बड़ा है डायमीटर में? बिल्कुल बड़ा है। तो 6 गुना बड़ा है डायमीटर में, 3 गुना बड़ा है आपका लेंथ में, यानी एवरेज अगर आप देखो तो 4-5 गुना बड़ा होता है आपका क्लोरोप्लास्ट माइटोकॉन्ड्रिया से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, जो कि हम देख चुके हैं। इनर क्लोरोप्लास्ट की जो मेम्ब्रेन है ये आपकी कम परमिएबल होगी, बाहर वाली ज्यादा परमिएबल होगी। ये स्ट्रक्चर की बातें आ गई हैं, तो ये अभी तक हमने देखा है, समझना हमें यही था। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है, अंदर वाली कम परमिएबल है, बाहर वाली ज्यादा परमिएबल है। बीच में जो आपका माल भरा हुआ है इसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। आपका थाइलाकॉइड है, सिक्के जैसे स्ट्रक्चर, एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड लग करके क्या बनाते हैं? आपका ग्रेना बनाते हैं, है ना। और आपका स्ट्रोमा जो है यहां पर क्या होगा? फूड बनेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपके तैयार हो रहे होंगे। सेमी ऑटोनॉमस है तो खुद का डीएनए, खुद का आरएनए, खुद का प्रोटीन यहां पर बन रहा होगा, और आपके 70s राइबोसोम यहां पर देखने को मिल रहे होंगे क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये बात है जो आपको देखने को मिली। तो इसकी जनरल बातें हम लिख लेते हैं कि कहां पर क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं और इनकी डायमेंशन क्या है। ये पॉइंट हमारे बस रहते हैं, स्ट्रक्चर हम लोग पहले ही कर चुके थे, है ना। तो यहां पर देखिए क्या हुआ। यहां पर लेट से हम एक पत्ती को देखें, एक पत्ती को अगर देखें तो एक पत्ती में होते हैं काफी सारे मीजोफिल सेल्स। एक पत्ती में होते हैं बहुत सारे मीजोफिल सेल्स, ठीक है। तो एक पत्ती में बहुत सारे मीजोफिल सेल्स हैं। इस एक मीजोफिल सेल को जब उठा करके देखा, इस एक मीजोफिल सेल को जब उठा करके देखा, मैग्नीफाई करके देखा, तो कुछ ऐसा हमें यह देखने को मिला कि इसके चारों ओर क्या थे? काफी सारे क्लोरोप्लास्ट थे। तो एक मीजोफिल सेल में आपके 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट पाए जा सकते हैं। तो इस मीजोफिल सेल को जब मैग्नीफाई करके देखा तो ये क्या पता लगा कि इसमें काफी सारे क्या है? क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है ना। इन वन मीजोफिल सेल, इन वन मीजोफिल सेल अराउंड 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट आर प्रेजेंट। और इन क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर हम लोग देख चुके हैं कि इनमें थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या पाए जा रहे होंगे? पिगमेंट्स पाए जा रहे होंगे। अगर आप क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर देखें तो क्लेमाइडोमोनास का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। क्लेमाइडोमोनास आपका ऐसा छोटा सा जीव है ना, माइक्रोस्कोपिक है, फोटोसिंथेटिक है। ये आपका क्लेमाइडोमोनास देखने को मिल रहा है। यहां पे आपका कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट होता है और एक ही होता है ना। तो आप लिख सकते हैं क्लेमाइडोमोनास ओनली हैव वन
कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट। तो अलग अलग शेप आपकी हो सकती है, इनमें से कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर अगर आप देखें, और इस चैप्टर में शुरुआत में भी हमने पढ़ा था कि आपके मेसोफिल सेल्स कैसे होते हैं, आपके राउंड या ओवल होते हैं। इनमें ये जो क्लोरोप्लास्ट हैं ये भी आपके कैसे हो सकते हैं, राउंड या ओवल हो सकते हैं। यानी अलग अलग शेप के आपके क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको राउंड या ओवल देखने को मिले, नीचे आपको कप शेप्ड देखने को मिले, इसके अलावा रिबन शेप भी हो सकते हैं, डिस्क शेप भी हो सकते हैं थोड़े चपटे से। तो देयर आर वेरिएबल शेप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कैन हैव वेरिएबल शेप लाइक डिस्क। डिस्क के अलावा क्या हो सकता है आपका, रेटिकुलेट, है ना, या फिर लिख लो डिस्क, कप, रिबन शेप, राउंड, ओवल इत्यादि एटसेट्रा। ये इसकी शेप हो सकती है। अगर आप इसकी डायमेंशन की बात करें, अगर आप डायमेंशन की बात करें तो आपकी लेंथ जो आपको यहां पर देखने को मिल रही है क्लोरोप्लास्ट की, ये जो लेंथ है ये आपकी 5 से 10 माइक्रोमीटर है। और यहां पर आपका जो डायमीटर आपको देखने को मिल रहा है ये मिल रहा है 2 से 4 माइक्रोमीटर। ये आपको देखने को मिल रहा है 2 से 4 माइक्रोमीटर। यानी एवरेज अगर आप यहां पर ले तो एवरेज हो जाएगा आपका 3 माइक्रोमीटर, और एवरेज अगर आप यहां पर लें तो आपका हो जाएगा 7.5 माइक्रोमीटर। माइटोकॉन्ड्रिया से अगर आप कंपैरिजन करें तो m लिख देता हूं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो डायमेंशन थी ये कितनी थी, 0.5 माइक्रोमीटर। 0.5 माइक्रोमीटर यानी इससे 6 गुना बड़ा हो चुका है आपका क्लोरोप्लास्ट। और यहां पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया की डायमेंशन लिख दूं तो आपकी थी 2.5 माइक्रोमीटर लेंथ में, यानी इससे 3 गुना बड़ा हो चुका है आपका क्लोरोप्लास्ट। एवरेज अगर आप देखें तो आप कह सकते हैं 4-5 गुना बड़ा होता है आपका। तो आप लिखिए, सिंस क्लोरोप्लास्ट is 4-5 times bigger than mitochondria, it can be seen easily under माइक्रोस्कोप। भाई जो चीज आपकी जितनी बड़ी है उसको देखने में उतनी ज्यादा आसानी होगी, तो उसको आप माइक्रोस्कोप में देख सकते हो बहुत आसान तरीके से। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है ना। क्या क्या समझा हमने यहां पे, कि अलग अलग टाइप के आपके प्लास्टिड हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के प्लास्टिड डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का पिगमेंट ये स्टोर कर रहे हैं। अगर आपका क्लोरोप्लास्ट है तो क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड, अगर आपका क्रोमोप्लास्ट है तो कैरोटीनॉइड जैसे कि कैरोटीन एंड जेंथोफिल, अगर ल्यूकोप्लास्ट है तो कोई पिगमेंट स्टोर नहीं करेंगे, खाना स्टोर करेंगे, अमाइलोप्लास्ट है तो स्टार्च स्टोर करेंगे, एल्यूरोप्लास्ट है प्रोटीन स्टोर करेंगे, इलायोप्लास्ट है तो ऑयल एंड फैट स्टोर कर रहे होंगे। यहां पर ये आपका स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर जो है यहां पर जो हमने अलग से बनाया है, दिस इज कॉल्ड एज ग्रेना। थाइलाकॉइड्स के एक दूसरे के ऊपर जुड़ने से ये ग्रेना तैयार होते हैं। दो ग्रेना को कनेक्ट करने वाली मेम्ब्रेन को स्ट्रोमा लेमेली बोला। जो बच गया पूरे के पूरे क्लोरोप्लास्ट में, दिस इज स्ट्रोमा, जहां पर आपके कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन बनेंगे। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कार्बोहाइड्रेट्स आपके यहां पे तैयार होते हैं, प्रोटीन्स आपके तैयार होते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन कहां हो रही होती है, स्ट्रोमा में ही हो रही होती है। लाइट रिएक्शन यानी लाइट ट्रैपिंग रिएक्शन कहां होंगी, आपके ग्रेना में होंगी, क्योंकि आपकी मेम्ब्रेन के ऊपर ही, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर ही लाइट ट्रैपिंग पिगमेंट सिस्टम्स मौजूद है। यह है आपका क्लोरोप्लास्ट। देखते हैं कुछ सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर्स ऑयल एंड फैट, नाम से ही सॉल्व कर लेंगे हम, ऑयल आ रहा है ना, तो हम क्या कर लेंगे, ऑयल देख लेंगे, OIL, इसी तरीके से याद कराया था। इलायोप्लास्ट में ऑयल एंड फैट स्टोर होंगे, है ना। अमाइलोप्लास्ट, अमाइलो यानी स्टार्च, एल्यूरो यानी प्रोटीन, और ल्यूकोप्लास्ट में सब कुछ स्टोर हो सकता है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन देखना है। इलायोप्लास्ट भी एक टाइप का ल्यूकोप्लास्ट ही है, लेकिन ऑयल एंड फैट के लिए एग्जैक्टली कौन सा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 4। यहां पर ये सवाल हम लोग कर चुके हैं, ये सवाल हम लोग कर चुके हैं। कैरोटीन एंड जेंथोफिल कहां पाए जाते हैं, आपका क्लोरोप्लास्ट में क्या पाए जा रहे थे, क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड्स।
कैरोटिनॉइड जैसे कि कैरोटीन और ज़ैंथोफिल कहां पाए जा रहे थे? आपके क्रोमोप्लास्ट में। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? क्रोमोप्लास्ट हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। अलग अलग कलर देते हैं तो क्रोमा वर्ड से आपको याद करना था। स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेनस फ्लैट डिस्क इन क्लोरोप्लास्ट आर टर्म एज। फ्लैट डिस्क क्या थी? थाइलाकॉइड। उसका स्टैक बना दिया है आपने, अंबार बना दिया है, एक के ऊपर एक थाइलाकॉइड आपने लगा दी है, तो क्या बनाया? ग्रीना बनाया आपने। थाइलाकॉइड का स्टैक बना के क्या बनाया? ग्रीना बनाया। तो स्टैक पूछा है यानी उस पूरे स्ट्रक्चर का नाम पूछ रहे हैं जहां आपने एक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ है। सिक्का है थाइलाकॉइड और बना उससे क्या? ग्रीना बन गया। क्लोरोप्लास्ट डज नॉट कंटेन, इनमें से कौन सी चीज क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं है? डबल मेम्ब्रेन एनवेलप, डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ग्रेना एंड स्ट्रोमा प्रेजेंट है। मैट्रिक्स और क्रिस्टी आपकी किसमें है? माइटोकॉन्ड्रिया में है, क्लोरोप्लास्ट में नहीं है। सर्कुलर डीएनए और 70s राइबोसोम आपका प्रेजेंट है। ये आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल की पहचान है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी ओनली वुड बी योर आंसर। ये आपका आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ये क्वेश्चन भी पहले ही कर चुके हैं। ये आपकी आ गई है होमवर्क स्लाइड। तो यहां पर आपका होमवर्क क्या है? रीड एनसीईआरटी और 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि ये समझने में जितना टाइम आपने लगाया वो लगाया, उसके बाद आपको टाइम नहीं लगेगा। तो रीड एनसीईआरटी इन 5 मिनट्स। अगर आपके पास पंच है तो इस टॉपिक के सारे सवाल ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी पंच से आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आपके पास मॉड्यूल है तो टॉपिक वाइज आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे सारे के सारे पीडब्ल्यू मॉड्यूल के क्वेश्चन, और नीचे लिख रहे होंगे सर होमवर्क डन। अगर पंच से किया है तो होमवर्क डन फ्रॉम पंच, अगर आपने मॉड्यूल से किया है तो होमवर्क डन फ्रॉम मॉड्यूल, ये आप लिख के बता रहे होंगे। और अगर ये सेशन पसंद आया तो वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन। मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी तो मेरा गला थोड़ा सा खराब है दोस्त, है ना, थोड़ी जुकाम लगी हुई है, तो थोड़ा बहुत आवाज में अगर फ्लक्चुएशन आया हो तो मैं माफी चाहूंगा। एंड अभी हम लोग थोड़ा सा पेस पकड़ेंगे, है ना। कुछ टॉपिक्स में छोटे कराऊंगा जानबूझ के, जैसे कि अगले लेक्चर में हम सिर्फ सिलिया फ्लैजेला, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल पढ़ेंगे, दैट्स इट। सिर्फ 4 छोटे छोटे टॉपिक्स। और उसके बाद हम लोग अगले सेशन में कर रहे होंगे न्यूक्लियस की डिस्कशन, क्रोमोसोम की डिस्कशन, पेरोक्सिसोम की डिस्कशन, आपके थोड़े बहुत हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, है ना, यानी साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स के बारे में भी पढ़ रहे होंगे। तो अगले 2 लेक्चर्स के अंदर हमारा ये चैप्टर हो रहा होगा कंप्लीट। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सेल साइकिल, सेल डिवीजन की तरफ, जहां हम लोग 2 लेक्चर्स लगाएंगे माइटोसिस में और 2 लेक्चर्स लगाएंगे मियोसिस में। एंड देन हमारी ये यूनिट सेल कंप्लीट करने के बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स सिस्टमैटिक्स, जहां पे 3 चैप्टर्स हैं। द लिविंग वर्ल्ड जो अब थोड़ा सा छोटा हो चुका है, देन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो उतना ही है, एंड प्लांट किंगडम जो टेक्निकली उतना ही है, क्योंकि एंजियोस्पर्म हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना ही पड़ेगा, जो पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ रहे थे। लेकिन अच्छी बात है आप 2 जगह रिपीट ना करके उसको एक ही जगह पर हम लोगों को कंसोलिडेट करना होगा, तो एटलीस्ट दिस इज अ गुड थिंग। ऑलराइट, सो हम आपसे मिलते हैं अगले सेशन में। अगर ये सेशन पसंद आया तो वीपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन, अपना प्यार दिखाइए, लाल कलर के दिल भेज दीजिए इन द कमेंट सेक्शन। सबको शुक्रिया, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, प्रिपेयर वेल, जय हिंद।